अकाउंट्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते और सर एग्जाम आ चुका है तो किस तरह से हम अपने स्कोर को और बढ़ा सकते हैं, तो बेटा आप लोगों के लिए थियरी वीडियो लेकर आया हूं, कंप्लीट थियरी अकाउंटेंसी की। और आपके एग्जाम में आपसे थियरी क्वेश्चन एमसीक्यू के रूप में पूछे जा सकते हैं। आपसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस वाली जो बुक है आपकी, बुक नंबर 3, वहां से आपको क्वेश्चन पक्का पक्का देखने को मिलता है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी, एंड तक देखिए। और इस वीडियो को मैंने बनाया इस तरीके से है कि आपके सबसे इंपॉर्टेंट थियरी सबसे पहले, देन धीरे 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 करके लास्ट वाली थियरी ओके टाइप्स होती है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो हम आगे ही पढ़ लेंगे, सबसे पहले ही पढ़ लेंगे, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो अगर बच्चा बिल्कुल लास्ट में इस वीडियो को देख रहा है। ठीक है बेटा, तो बिल्कुल स्टार्टिंग से तो देखना शुरू करो। जो पहले चैप्टर्स में आपके लिए लाया हूं थियरी वाले, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कौन सा चैप्टर है बेटा। चैप्टर का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसके बेटा क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं थियरी में। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं बेटा। यहाँ पे कहानी क्या है? कहानी है कि पार्टनरशिप क्या है। पार्टनरशिप बेटा एक रिलेशन है बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, अब यहाँ पर बेटे जब हम पढ़ रहे हैं ना ये सारी चीजें, तो यहाँ पर अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो की वर्ड्स हैं जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। ठीक है, तो ये रहे बेटा, ये येलो कलर और थोड़ा कलर चेंज हो गया ना, ये की वर्ड्स है। इनसे बेटा हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी, इसके अंदर बहुत सारी चीजें छुपी हुई है। तो पहली बात ध्यान से समझो, पार्टनरशिप एक रिलेशन है लोगों के बीच में जो बिजनेस करना चाहते हैं, एक साथ बिजनेस कर रहे हैं, उसका प्रॉफिट भी शेयर करते हैं। और ये बिजनेस ऐसा है जो कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी यहां पर सारे लोग मिलकर काम करें तो भी ठीक है, यहां पर एक इंसान काम करे तो भी ठीक है, क्योंकि साइलेंट पार्टनर भी होते हैं, डोरमेंट पार्टनर भी होते हैं। और कभी कभी ये पॉइंट इसलिए भी बताया जाता है ताकि आप म्यूचुअल एजेंसी को समझ सकें। यानी अगर मैं काम कर रहा हूं तो मैं पूरी फर्म के लिए काम कर रहा हूं, मैं सिर्फ अपने लिए काम नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो एक पार्टनर रिप्रेजेंट करता है पूरे पार्टनरशिप फर्म को और बाकी सारे पार्टनर्स को, इसलिए कह रहे हैं कि कैरीड ऑन बाय ऑल, या तो सारे कर लो या फिर एनी ऑफ देम। अगर एक भी इंसान काम कर रहा है तो वो पार्टनरशिप ही काम कर रही है, वो पार्टनरशिप के बिहाफ पे काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कीवर्ड्स जो मैंने आपको कलर चेंज करके दिखाए बेटा, ये कीवर्ड्स है रिलेशन। अब एक एक करके इसको समझते हैं। तो रिलेशन बेटा कब बनता है? जब लोग एग्री करते हैं कि हाँ भाई ये रिलेशन है, मैं भाई इस बिजनेस में पार्टनर बनना चाहता हूँ, तुम मेरे पार्टनर मैं तुम्हारे पार्टनर, दोनों लोग इस बात को एग्री करते हैं, तो बेटा एग्रीमेंट कहलाता है। और एग्रीमेंट कैसा हो सकता है बेटा? ओरल एग्रीमेंट हो सकता है बिल्कुल, लेकिन ओरल एग्रीमेंट को ज्यादा भाव दिया नहीं जाता, क्योंकि ये बेटा एविडेंस के तौर पे यूज नहीं किया जा सकता अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो। ठीक है, फिर यहाँ पे बात करते हैं बेटा रिटन एग्रीमेंट की। रिटन एग्रीमेंट क्या होता है? रिटन एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट होता है जो बेटा लिख करके रखा जाता है, और इसको पार्टनरशिप डीड बोलते हैं अगर रजिस्टर करा दिया जाए तो। अब इसके अंदर बेटा सारी टर्म एंड कंडीशंस होती है, सारी टर्म एंड कंडीशंस होती हैं, सारे राइट्स होते हैं पार्टनर के सारे क्या कहते हैं, पावर्स होती है पार्टनर की, लायबिलिटी एटसेट्रा एटसेट्रा सब कुछ। ठीक है, अब ये जो रिटन एग्रीमेंट होता है बेटा वो एट विल भी हो सकता है, एट विल। ठीक है, या फिर कोई स्पेसिफिक पीरियड के लिए भी हो सकता है, स्पेसिफिक पीरियड के लिए भी हो सकता है। ठीक है, एट विल का मतलब क्या है कि भाई इस एग्रीमेंट के अंदर कोई भी डेट और टाइम नहीं दिया होगा कब तक पार्टनरशिप एग्रीमेंट ये रहेगा। ठीक है, यानी आप अपनी मर्जी से जब चाहो बिजनेस बंद कर सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक टाइम जब दे दिया जाए कि भाई हम देखो आज एग्रीमेंट करें, लेकिन 5 साल बाद ये एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा, तू मेरा पार्टनर नहीं मैं तेरा पार्टनर नहीं। ठीक है, अच्छा पहले ही मैं बता दूं बेटा, जो बच्चे बहुत लास्ट में देख रहे हैं इस वीडियो को 1.5x की स्पीड पर जरूर देखें ताकि आपका टाइम बचे। ठीक है, इसलिए मैं ये रिकॉर्डेड डाल रहा हूँ, लाइव पढ़ाने का कोई लॉजिक नहीं बनता मेरे हिसाब से। ठीक है, तो ये सारी चीजें आई होप बात समझ में आ रही है। ओके, अब बात करते हैं पर्सन की। पर्सन बेटा कम से कम 2 होने चाहिए और मैक्सिमम 50 हो सकते हैं। 50 किसने बताया बेटा? सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट। बेटा कंपनीज एक्ट का सेक्शन 464 हमें बताता है कि एक पार्टनरशिप में 50 मेंबर ही, यानी 50 पार्टनर ही हो सकते हैं। और ये जो 50 लोग हैं, जितने भी लोग हैं बेटा, ये कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट करने लायक होने चाहिए। आ रही है बात समझ में? कॉन्ट्रैक्ट करने लायक होने चाहिए। सर कौन कॉन्ट्रैक्ट करने लायक है? बेटा बहुत सारे लोग हैं ऐसे तो जो कॉन्ट्रैक्ट करने लायक नहीं है उसके बारे में बात करते हैं। तो 3 कैटेगरी हैं जिनको हम पार्टनर नहीं बनाएंगे। जैसा बेटा माइनर, इनको तो हम बनाएंगे पार्टनर, लेकिन इनको नहीं बनाएंगे, माइनर को पार्टनर नहीं बनाएंगे जो 18 साल से कम की एज के। ठीक है, माइनर। पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, ठीक है, POUM, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, जिनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, पागल, लुनेटिक, ये सारी कैटेगरी के लोग इसके अंदर आते हैं। ठीक है, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, PDBL, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, यानी कानून ने जिनको सजा दी है, मना किया है कि इनको हम पार्टनरशिप में नहीं इनको हम क्या कहते हैं, एग्रीमेंट नहीं करवा सकते। रीजन बीइंग उन्होंने कोई घोटाला किया हो सकता है या कुछ भी ऐसा जो इन्होंने फाइनेंशियली गलत किया हो। ठीक है, उसकी वजह से इनको अलग कर दिया जाता है। ठीक है, शेयर द प्रॉफिट।
अब बेटा इसका अगला आता है कि प्रॉफिट शेयर करना बहुत जरूरी है। तो क्या सर लॉस शेयर करना जरूरी नहीं है? तो बेटा ये तो बहुत बेकार की बात बोल दी हमने, है ना, कि लॉस तो शेयर होगा ही, ये सेल्फ अंडरस्टूड है कि अगर बोल रहे हैं प्रॉफिट शेयर होगा तो इसका मतलब लॉस भी शेयर होगा। लेकिन यहाँ पे 2 पॉइंट ऐसे आते हैं जहां पर हम लॉस शेयर नहीं कर सकते। 2 पॉइंट्स, ठीक है, जहां पे लॉस शेयर नहीं कर सकते। पहला, अगर हम माइनर को पार्टनर बना ले। सर अभी तो आपने मना करा माइनर को पार्टनर नहीं बनाना है। बेटा माइनर को पार्टनर इसलिए नहीं बनाना है क्योंकि ये कम एज का है, कम दिमाग होगा, ये कंसीडर किया जाता है कानून के द्वारा, इसको कोई भी पागल बना सकता है, तो इसको लॉस दे देंगे। ठीक, तो यहाँ पे बोला कि अगर तुम लॉस ही नहीं दोगे तब पार्टनर बना सकते हो, ठीक है, ओनली फॉर प्रॉफिट्स आप पार्टनरशिप कर सकते हो माइनर के साथ। और या फिर बेटा या फिर जिसको हमने गारंटी दी है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट, अगर हमने किसी पार्टनर को पार्टनरशिप में लाते वक्त बोल दिया कि भाई हम तुम्हें गारंटी देते हैं कि तुम्हें भाई इतना प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा, जब प्रॉफिट की ही गारंटी दे दी तो लॉस तो देने का कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। तो ये 2 लोग होते हैं ऐसे। फिर बात करते हैं बेटा बिजनेस की। बिजनेस कैसा बेटा? बिजनेस होना चाहिए लॉफुल। कैसा बेटा? लॉफुल, कानूनी बिजनेस। ऑब्वियसली भाई हम पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ पे गैर कानूनी बातें थोड़ी ना पढ़ेंगे हम, तो लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। यहाँ पे भी 2 पॉइंट निकल के आते हैं कि भाई हम किसको बिजनेस नहीं मान सकते। बेटा 2 चीजें, पहला बेटा जॉइंट ओनरशिप, कि अगर कोई 2 लोग या 2 से ज्यादा लोग मिलकर के कुछ खरीदते हैं और उस चीज के मालिक बन जाते हैं, तो बेटा तुम मालिक हो, पार्टनर नहीं हो भाई। अगर मान लो मेरे पास एक बॉटल है, अगर ये बॉटल मैंने और आपने मिलकर खरीदी तो हम क्या बेटा इसको जॉइंट ओनर हैं, लेकिन हम पार्टनर नहीं है, हम पार्टनरशिप फॉर्म नहीं कर रहे, इसको बिजनेस नहीं मान लेंगे। दूसरा बेटा चैरिटेबल एक्टिविटी, कि भाई अगर कोई भलाई का काम कर रहा है, गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हैं या फिर वृद्धाश्रम खोल रखा है, बड़े बूढ़ों को क्या कहते हैं हम आश्रय दे रहे हैं, रख रहे हैं अपने पास, ठीक है, भलाई कर रहे हैं बेटा, हम किसी से पैसे वैसे नहीं ले रहे, तो बेटा वो बिजनेस ऑब्वियसली नहीं है। ओके, फिर बात करते हैं कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बेटा ये यहाँ पर हमें बताई जा रही है म्यूचुअल एजेंसी, जो कि मैं आपको समझा चुका हूँ अभी थोड़ी देर पहले, कि भाई कोई भी पार्टनर अगर काम कर रहा है, तो वो पूरी फर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी उसके एक्शन से सारे के सारे बाकी पार्टनर भी बाइंड होंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है? इसको एजेंट प्रिंसिपल रिलेशन भी बोलते हैं, यानी मैं बाकी पार्टनर का एजेंट और वो मेरे प्रिंसिपल, और वो मेरा एजेंट, मैं उनका प्रिंसिपल, तो हम एक दूसरे के प्रिंसिपल और एजेंट होते हैं। फिर बात करते हैं बेटा पार्टनरशिप, पार्टनर, फर्म और फर्म का नाम। तो बेटा अगर हम बात करते हैं पर्सन एंटर इनटू पार्टनरशिप, अगर हम इंडिविजुअली उस इंसान को देखेंगे तो हम बोलेंगे ये तो पार्टनर है, लेकिन सारे पार्टनर को एक साथ देखा जाए कलेक्टिवली उनको हम फर्म बोलते हैं, और फर्म का जो भी नाम रखा जाएगा वो फर्म का नाम है, ठीक है, चिंटू पिंटू जो भी रखना है। फिर बात करते हैं बेटा नेचर ऑफ पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप का नेचर कैसा होता है? देखो, पार्टनरशिप हो, सोल प्रोप्राइटरशिप हो, कंपनी हो, या किसी भी प्रकार का बिजनेस हो जिसके लिए अकाउंटिंग की जा रही है, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू तो एक ही बात बोलेगा सबके लिए एक ही बात बोलेगा कि भाई मैं अकाउंटिंग, हमारे यहाँ अकाउंटिंग कैसे होती है? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के हिसाब से होती है, कि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट बोलता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन 2 अलग अलग लोग होते हैं, ठीक है, इनकी अलग पहचान होती है, तभी हम बेटा किसकी अकाउंटिंग करते हैं? बिजनेस की अकाउंटिंग करते हैं, बिजनेसमैन के लिए नहीं करते हैं, ठीक है। तो पार्टनरशिप भी बेटा एक बिजनेस है, तो पार्टनरशिप सेपरेट है किससे बेटा? अपने पार्टनर से, ठीक है। लेकिन अगर हम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू यानी कानूनी रूप से अगर हम बात करें, तो यहाँ पे बोला जाता है कि भाई देखो ये लोग सेपरेट नहीं है पार्टनरशिप से, कि अगर पार्टनर्स चले गए तो पार्टनरशिप कहाँ बची? नहीं बची। और इसका सबूत क्या है बेटा? एग्रीमेंट, जो इन्होंने एग्रीमेंट किया, ये एग्रीमेंट ही कानूनी रूप से इन लोगों को बांध रहा है, जो एग्रीमेंट है वो एग्जिस्ट करता है, इसी वजह से ये पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स एक ही होते हैं। आगे बात समझ में। फिर अभी हमने बेटा डेफिनेशन को बहुत डिटेल में पढ़ा, उसके फीचर्स देखो यहाँ पे 2 और मोर पर्सन हम पढ़ चुके हैं, कॉम्पिटेटिव कॉन्ट्रैक्ट पढ़ चुके हैं, 50 मेंबर मैक्सिमम होने चाहिए, 464 सेक्शन है कंपनीज एक्ट का, ठीक है, एग्रीमेंट रिटन ओरल, ठीक है, फॉर अ पीरियड, स्पेसिफिक पीरियड या फिर एट विल हो सकता है, सब पढ़ा दिया बेटा। लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, ज्वाइंट ओनरशिप और चैरिटेबल एक्टिविटी को हम पार्टनरशिप नहीं मानते, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग की बात हुई है बेटा, नॉट एसेंशियल टू शेयर लॉस हमेशा शेयर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 2 पॉइंट पढ़े थे, माइनर और बेटा गारंटी, ठीक है। बाकी लॉस तो शेयर करना ही करना है, ये तो कहने की बात थोड़ी है, तो बेटा माइनर और गारंटी वाले पर्सन को लॉस शेयर नहीं करेंगे, ठीक है। बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, तो बेटा अभी हमने म्यूचुअल एजेंसी पढ़ा, सब कुछ पढ़ा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, राइट्स के बारे में बात करते हैं। पार्टनर्स के राइट्स क्या है बेटा? तो पार्टनर का राइट क्या? हर पार्टनर का राइट है कि वो मैनेजमेंट में, बिजनेस के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सके। हर पार्टनर का राइट है कि वो जो भी बिजनेस में अफेयर्स चल रहे हैं, यानी क्या भी जो भी चल रहा है वो बेटा उससे कंसल्ट करे, उससे भी पूछ के भी काम किया जाए, उसका राइट है।
हर पार्टनर का राइट है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट को इंस्पेक्ट कर सकता है, जो भी अकाउंटिंग हो रही है उसकी जांच कर सकता है और उसकी फोटो कॉपी भी निकलवा के रख सकता है। ठीक है, शेयर प्रॉफिट और लॉसेज इन द एग्रीड रेशो, और जिस भी एग्रीमेंट के टाइम पे जो भी रेशियो डिसाइड हुआ कि हम ऐसे ऐसे प्रॉफिट बांटेंगे, तो हर पार्टनर का राइट है कि एग्रीड रेशियो में प्रॉफिट या लॉस को ले। ओके, रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू फर्म, अगर किसी पार्टनर ने अपने ही फर्म को लोन दिया है, ठीक है, तो उस पर उसको इंटरेस्ट लेने का भी राइट है। ठीक है, मना नहीं कर सकता कोई। एक्ट अकॉर्डिंग टू द बेस्ट टू हिज बेस्ट जजमेंट, भाई देखो हर इंसान का अलग दिमाग होता है और जो वो अपने बिजनेस के लिए बेस्ट सोच सकता है, ठीक है, उसका राइट है कि वो उसके हिसाब से काम करे। ठीक है, इसमें कुछ भी गैर कानूनी नहीं है, हर पार्टनर का ही राइट होता है। फिर डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, कोई भी नया पार्टनर अगर आ रहा है तो हम चाहें तो भाई हम उसके एडमिशन को रोक सकते हैं, डिसअलाउ कर सकते हैं, मना कर सकते हैं। ठीक है, हर पार्टनर का राइट है भाई वो रिटायर भी हो सकता है, ऐसा थोड़ी ना बंधुआ मजदूर थोड़ी बनाओगे। फिर आता है बेटा बी इंडेमनीफाइड अगेंस्ट द पेमेंट बिहाफ ऑफ द फर्म। ठीक है, थोड़ा स्पीड में रख रहे हैं इसलिए ताकि भाई आपका एग्जाम है तो फटाफट सारी चीजें कर रहे हैं। ठीक है, बाकी ऐसा नहीं है कुछ भी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, अच्छे से समझाऊंगा। कोई दिक्कत आए तो बेटा मुझे सीधे कमेंट सेक्शन में लिख देना कि सर ये चीज दोबारा बता दो। ठीक है, कहीं ना कहीं मैं एक्सप्लेन कर दूंगा सेशंस के अंदर, लाइव सेशन में। इंडेमनीफाइड अगेंस्ट पेमेंट बिहाफ ऑफ द फर्म, भाई अगर फर्म के बिहाफ पर किसी पार्टनर ने पेमेंट कर दी है तो बेटा उसके पर्सनल पैसे क्यों खर्च हो रहे हैं, नहीं होने चाहिए ना। तो उस पार्टनर का राइट है कि वो जाकर के इंडेमनीफाई यानी पैसा ले सके, क्षति पूर्ति करना। इंडेमनीफाई को क्या बोलते हैं बेटा, क्षति पूर्ति करना, कि पर्सनल पैसा गया यानी क्षति यानी नुकसान हो गया और उसकी पूर्ति करवा रहा हूं, वापस ले रहा हूं कि भैया मेरे पैसे दे दो, मुझे बिजनेस का खर्चा बिजनेस के अकाउंट से निकालो। ठीक है, फिर आता है बेटा लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर, पार्टनर की लायबिलिटीज क्या होती है, सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर। पहली बात तो जो एग्रीमेंट हुआ है उसके हिसाब से उसमें जो लायबिलिटी लिखी है वो तो होती ही है, लेकिन उसके अलावा बात कर रहे हैं हम कि अगर कोई भी पार्टनर अपने ही बिजनेस के कंपटीशन में सेम बिजनेस कर लेता है। अब मेरे साथ कोई पार्टनर है, ठीक है, और वही इंसान मेरा नालायक पार्टनर वो एक और बिजनेस कर रहा है हमारे ही कंपटीशन में, अपनी ही थाली में छेद कर रहा है, तो बेटा वो ऐसा नहीं कर सकता है। उसकी लायबिलिटी क्या बनती है कि अगर उसने जो भी अपने उस वाले बिजनेस से प्रॉफिट कमाया वो बेटा ला करके फर्म को वापस देगा। ठीक है, इफ प्रॉफिट इज अर्न बाय अ पार्टनर, अगर एक पार्टनर ने प्रॉफिट अर्न करा है, कैसे प्रॉफिट अर्न करा बेटा, फर्म की प्रॉपर्टी को यूज करके, ठीक है, फर्म के ट्रांजेक्शन से कोई पैसा है ना, कि भाई बोला कि 25,000 रुपए की डील हुई थी 30,000 की, 5,000 रुपए अपना टाका लगा दिया भाई, तो बेटा कुछ भी ट्रांजैक्शन से प्रॉपर्टी यूज करके या फिर बिजनेस कनेक्शन से कुछ भी अगर प्रॉफिट कमा रहा कोई भी पार्टनर, तो उस पार्टनर का बेटा लायबिलिटी बनती है कि वो फर्म को पैसा लौटा दे। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा रिटर्न एग्रीमेंट के बारे में बात करते हैं। पार्टनरशिप डीड क्या बेटा, एक रिटर्न एग्रीमेंट है। ठीक है, और ये बेटा हमें मदद करती है डिस्प्यूट को अवॉइड करने में, कोई पंगा हो जाए बेटा अवॉइड करवा देते हैं। ठीक है, कंटेन टर्म एंड कंडीशन, बेटा सारी टर्म एंड कंडीशन इसके अंदर होती है, पार्टनर के राइट होते हैं, ड्यूटी होती है, लायबिलिटी होती है, हर चीज का सब कुछ होता है। डिफाइंस रिलेशनशिप अमंग पार्टनर्स के बीच में जो रिश्ता है वो क्या कहलाता है, तो वो हमारी पार्टनरशिप डीड बताती है। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है, क्यों, क्योंकि बेटा सारे जो पार्टनर होते हैं वो साइन करते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी टू हैव पार्टनरशिप डीड, जरूरी नहीं पार्टनरशिप डीड हो। याद करो कि ओरल एग्रीमेंट भी था ना, तो ओरल एग्रीमेंट भी इनवैलिड नहीं होता है, सही है, लेकिन ज्यादा बढ़िया पार्टनरशिप डीड होती है, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। ओके, फिर बाद में बोल रहे हैं कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या फिर पार्टनरशिप डीड के अंदर कुछ पॉइंट्स गायब हैं, साइलेंट हैं, तो बेटा हम वहां पर प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 यानी जो कानून है पार्टनरशिप का, उसमें जो लिखी गई बातें उनको फॉलो करेंगे। ठीक है, आ जाओ बेटा, अब कौन कौन सी बातें लिखी गई पार्टनरशिप डीड ना हो तो क्या क्या फॉलो करना होता है, तो बेसिक बातें बता देता हूं बेटा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसमें पार्टनर प्रॉफिट शेयर करते हैं वो इक्वल होगा। ठीक है, कोई भी कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, कोई भी ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा, कोई भी रेम्यूनरेशन, सैलरी, बोनस, कमीशन कुछ नहीं मिलेगा बेटा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या इन पॉइंट्स पर साइलेंट है। लेकिन 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट जरूर मिलेगा बेटा अगर पार्टनर ने लोन दिया अपनी फर्म को। ओके, तो यहां तक तो बेटा हमने पार्टनरशिप के फंडामेंटल, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। और दूसरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी पूरे सिलेबस के अंदर बेटा जो है वो है इशू फॉर फ्यूचर एंड री इशू शेयर की। भाई बहुत तगड़ी तरीके की थ्योरी है, इसमें से पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कंपनी के बारे में और कंपनी के फीचर्स। कंपनी बेटा क्या होती है, कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। ये बेटा कंपनी एक्ट की जो डेफिनेशन है वो है जो यहाँ पे नहीं लिखी है। कंपनी एक्ट में बोलते हैं कंपनी मींस अ कंपनी मतलब कंपनी जो इसी एक्ट के अंदर 2013 वाले एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हुई है या फिर किसी प्रीवियस कंपनी लॉ में हुई है। ठीक है, जिससे हमें कोई क्लैरिटी नहीं मिलती, इसलिए हम ये पढ़ रहे हैं। अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, कह रहे हैं कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, क्रिएटेड बाय लॉ ने बनाई है, कानून ने बनाई है ना। ठीक है, हैविंग सेपरेट एंटिटी विद परपेचुअल सक्सेशन, इसकी अपनी एक अलग पहचान है और इसकी परपेचुअल सक्सेशन है। परपेचुअल सक्सेशन मतलब परपेचुअल एग्जिस्टेंस, कि भाई अगर हमने कंपनी को बनाया तो कंपनी फिर कॉन्टिन्यूसली भाई रन करती रहेगी, चाहे पार्टनर आए जाए मर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है।
और इसकी कॉमन सील भी, क्योंकि बेटा ये आर्टिफिशियल पर्सन, इसके हाथ पांव तो है नहीं जो साइन कर दे, तो इसको हर अपने डॉक्यूमेंट पे एक ठप्पा लगाना पड़ता है, इसको कॉमन सील बोलते हैं, जो कि आज के टाइम पे ये आउटडेटेड फैशन में चला गया, अब नहीं होता वैसा इतना, लेकिन होती है। अब फीचर्स के बारे में बात करते हैं। फीचर्स क्या बेटा? फीचर है इनकॉर्पोरेशन, यानी कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराना पड़ता तभी बनती है, नहीं तो नहीं बनती है। कंपनी एक्ट 2013 के अंदर बेटा इसका प्रोसीजर दिया गया जिसको फॉलो करके कंपनी को बनाया जाता है, ठीक है। और सेपरेट लीगल एंटिटी, बेटा ये सेपरेट लीगल एंटिटी के रूप में बनती है, यानी इसकी पहचान अपने मेंबर से अलग होती है। जैसे भी हमने पार्टनरशिप में पढ़ा, पार्टनरशिप में पार्टनर और पार्टनरशिप हम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से एक ही होते हैं, यहाँ पे लीगल पॉइंट ऑफ व्यू ही अलग है, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग होते हैं भाई, क्योंकि कानून ने ही ऐसा बनाया है इनको, तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग होते हैं। लेकिन बेटा बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट कहता है पार्टनर जो कंपनी के मालिक है यानी शेयर होल्डर और कंपनी अलग होती है, ये दोनों तरीके से ही अलग होते हैं, ठीक है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो सेपरेट लीगल एंटिटी है इसकी। आर्टिफिशियल पर्सन है बेटा, नेचुरल पर्सन कौन होता है? हम लोग होते हैं, इंसान होते हैं, हम हाथ पांव जिनके होते हैं, खाना वाना खाते सोते होते हैं। लेकिन ये आर्टिफिशियल पर्सन है बेटा, ये क्या करते हैं? ये बेटा कानून के द्वारा बनाए गए होते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, किसी पे केस कर सकते हैं, लोग इन पे केस कर सकते हैं, ऐसे काम ये कर सकते हैं, ठीक है, ओके। फिर बात करते हैं परपेचुअल एग्जिस्टेंस की, यानी ये इनका एग्जिस्टेंस कॉन्टिन्यूअसली चलता रहेगा। इनको खत्म करने का, कंपनी को खत्म करने का एक ही तरीका है, कानून ने बनाया, कानून ही मिटाएगा। तो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर कंपनी को वाइंड अप करने की जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करके इसको बंद किया जा सकता है। किसी शेयर होल्डर के मरने की, इंसॉल्वेंट होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है बेटा। फिर बात करते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी। कंपनी की नॉर्मली लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, वैसे अनलिमिटेड भी हो सकती है और लिमिटेड बाय गारंटी भी हो सकती है। फिर बात करते हैं बेटा ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। अगर हम बात करते हैं पब्लिक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और नॉर्मली हम पब्लिक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर को पढ़ते हैं, बेटा ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स के बारे में बात हो रही है कि हम पब्लिक कंपनी के जो शेयर्स होते हैं उनको फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी को भी बेच सकते हैं। मैंने टाटा कंपनी का शेयर खरीद रखा है, मैं चाहूं तो आपको बेच सकता हूं, मुझे टाटा कंपनी से पूछने की जरूरत नहीं है। फिर बात करते हैं बेटा मैनेजमेंट एंड ओनरशिप। बेटा ओनर बहुत सारे होते हैं कंपनी के, लाखों लोग हो सकते हैं बेटा ओनर, तो है ना, अगर हम पब्लिक कंपनी की बात कर रहे हैं, और प्राइवेट कंपनी में 200 लोग हो सकते हैं। तो बेटा 2 लोगों की आपस में नहीं बनती, 200 या बहुत लाखों लोगों की कैसे बन जाएगी? तो इसलिए हमने क्या करा भाई, कंपनी के लिए कंपनी का मैनेजमेंट ही अलग कर दिया। कुछ ही लोग हैं जिनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलते हैं, जो कंपनी को चलाते हैं, कंपनी के लिए सारा काम करते हैं, ठीक है। ऑल्दो वो क्या करते हैं बेटा, इनसे बातचीत करते हैं, मीटिंग करते हैं, और इन्हीं के हिसाब से वोटिंग करवा करके इन्हीं के हिसाब से कंपनी को चलाते हैं। आ रही है बात समझ में? एंड लास्ट में आता है बेटा कॉमन सील। मैंने आपको बता ही दिया, एक तरह की स्टैंप है जो सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो कंपनी के होते हैं उस पर लगाई जाती है। फिर बात करते हैं कंपनी के कितने टाइप होते हैं। बेटा 3 तरह की कंपनी आप पढ़ते हैं, 1 पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। 1 पर्सन कंपनी कौन सी कंपनी होती है? बेटा सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, हो जाए तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1 पर्सन कंपनी मीन्स अ कंपनी जिसका एक ही मेंबर होता है, ओनली 1 मेंबर, ठीक है, जिसका एक ही मेंबर होता है, एक ही शेयर होल्डर होता है, ठीक है। सर ये तो सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया। नहीं बेटा, सोल प्रोप्राइटरशिप वो बिजनेस नहीं है जो यहाँ पर रजिस्टर्ड है। अगर यहाँ पर रजिस्टर्ड हो जाए तो वो 1 पर्सन कंपनी बन सकता है, उसकी भी कंडीशन है वो पढ़ लेते हैं बेटा। 1 पर्सन कंपनी के लिए सबसे पहली चीज नेचुरल पर्सन का होना जरूरी है। अब रिलायंस कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन है, बोले मैं तो पर्सन हूँ, मैं तो अपनी 1 पर्सन कंपनी बोलूंगी, हम कहें कंपनी खोल रही है, ये क्या बात है? तो बेटा नेचुरल पर्सन होना चाहिए, नहीं हम जैसा सोनू मोनू सीता गीता रोहन ऐसे लोग, है ना। बीइंग इंडियन सिटीजन, तो बेटा नेचुरल पर्सन होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, रेजिडेंट इन इंडिया, यानी इंडिया में ही रहता हो, भारत का नागरिक हो, इंडिया में ही रहता हो, तो वो बेटा ओपीसी खोल सकता है। सर ओपीसी यानी 1 पर्सन कंपनी, ओपीसी शॉर्ट में बोलते हैं, ठीक है। और कैन बी नॉमिनी, या फिर वो नॉमिनी बन सकता है। सर ये नॉमिनी क्या है? बेटा जैसे कोई इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, कोई बैंक अकाउंट खुलवाता है, तो एक नॉमिनी रखते हैं ना कि भाई तुम्हें कुछ हो जाए तो उसको सारे बेनिफिट दे दें या उसको सारा पैसा दे दे तुम्हारा। तो ऐसे बेटा 1 पर्सन कंपनी में भी होता है कि अगर एक ही पर्सन है मेंबर, अगर उसी को कुछ हो जाए तो उसकी जगह कौन आ सकता है, तो एक नॉमिनी बनाया जाता है। तो बेटा अगर 1 पर्सन कंपनी खोलने तब भी ये 3 कंडीशन, अगर किसी 1 पर्सन कंपनी का नॉमिनी बनना है तब भी बेटा नेचुरल पर्सन होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए और रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। फिर बात करते हैं बेटा दूसरा पॉइंट आता है 1 पर्सन कैन फॉर्म 1 ओपीसी। बेटा एक इंसान एक ही ओपीसी यानी 1 पर्सन कंपनी खोल सकता है, या फिर वो नॉमिनी बन सकता है। नॉमिनी बन गया तो ओपीसी नहीं खोल सकता, ओपीसी खोल ली तो नॉमिनी नहीं बन सकता, दोनों में से एक ही होगा। फिर बात करते हैं बेटा ये चैरिटेबल पर्पस के लिए हम ओपन नहीं करते, हम ओपीसी कैन नॉट बी फाउंड फॉर चैरिटेबल पर्पस, ठीक है। इट कैन नॉट कैरी आउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज ऑफ एनी बॉडी कॉर्पोरेट। तो बेटा जो बैंक काम करते हैं ना इन्वेस्टमेंट का या शेयर खरीदना बेचना, ये सारे जो काम होते हैं, ये वाले काम बेटा हमारी 1 पर्सन कंपनी नहीं कर सकती, ठीक है। कह रहे हैं भाई इसकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ज्यादा नहीं हो सकती। 1 पर्सन कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल मिनिमम बेटा मिनिमम कह रहा हूँ, जो भी पेड अप शेयर कैपिटल मैक्सिमम वो 50 लाख से कम ही होगी, ठीक है। इट्स एवरेज एनुअल टर्नओवर ऑफ 3 ईयर्स, पिछले 3 साल का जो टर्नओवर यानी सेल्स है उसकी अगर आप एवरेज निकालो 2 करोड़ से ज्यादा
नहीं होनी चाहिए। 2 करोड़ एवरेज टर्नओवर है बेटा, ठीक है। सर ज़्यादा हो गई तो बेटा इसको प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी में अपने आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा। फिर बात आती है बेटा इसके डायरेक्टर की, तो बेटा मिनिमम 1 डायरेक्टर होना चाहिए, मैक्सिमम 15 डायरेक्टर हो सकते हैं। फिर बात करते हैं बेटा प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी क्या होता है? प्राइवेट कंपनी इज वन विच हैज मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज में बी प्रेस्क्राइब्ड। यानी भाई कंपनी एक्ट, कोई भी एक्ट बनता है उसके पैरेलल रूल्स बनते हैं, रूल्स के अंदर बहुत सारी बातें लिखी होती है, वहां पे बताया गया कि मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल कितनी होनी चाहिए प्राइवेट कंपनी की या पब्लिक कंपनी की। सर कितनी बेटा हमें नहीं जानना, हमारे सिलेबस में ही नहीं है, बस इतना है कि वहां पे लिखी हुई है, तो मिनिमम उतनी होनी चाहिए, तभी उसको प्राइवेट कंपनी बोलेंगे। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर बेटा लिखा होना चाहिए कि ये प्राइवेट कंपनी है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बेटा ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कंपनीज के लिए, जिसके अंदर रूल्स पॉलिसीज ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं, ठीक है। लेकिन इसकी और पहचान बताई गई है कि कह रहे हैं कि भाई प्राइवेट कंपनी वो होती है जो रिस्ट्रिक्ट करती है राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर, यानी अपने शेयर्स को कोई भी मुंह उठा के किसी को नहीं बेच सकता। अगर मैंने प्राइवेट कंपनी का शेयर ले रखा है तो मैं आपको नहीं बेच सकता, अनटिल अनलेस मुझे बात करनी पड़ेगी। रिस्ट्रिक्शन है, रोक लगाई हुई है, हर किसी को आप पब्लिकली नहीं बेच सकते, ठीक है। फिर आता है एक्सेप्ट इन केस ऑफ 1% कंपनी। कह रहे 1% कंपनी की बात अगर हटा के देखें तो मैक्सिमम 200 लोग हो सकते हैं। सर यानी 1% कंपनी भी एक तरह की प्राइवेट कंपनी है? हाँ बेटा, ठीक है। तो कह रहे हैं भाई 2 मेंबर हो सकते हैं प्राइवेट कंपनी में मिनिमम, और मैक्सिमम बेटा 200 होंगे, ठीक है। मैक्सिमम कितने होंगे? 200 होंगे। और जब 200 की काउंटिंग कर रहे होगे ना तो बेटा आप एक्सक्लूड करोगे। क्या करोगे बेटा? एक्सक्लूड करोगे। किसको सर? प्रेजेंट और पास्ट एम्प्लॉय मेंबर। सर एम्प्लॉय मेंबर? हाँ बेटा, एम्प्लॉय मेंबर का मतलब है कि जो हमारे यहाँ जॉब करता था, प्राइवेट कंपनी हमारी उसमें जॉब करता था और उसने शेयर्स भी खरीद लिए थे, तो वो एम्प्लॉय भी है, मेंबर भी है, एम्प्लॉय मेंबर। तो अगर वो प्रेजेंट का एम्प्लॉय मेंबर है, ये पास्ट में कभी था, आप जॉब छोड़ चुका है, चाहे कोई भी हो इन दोनों में से, उसको हम 200 की काउंटिंग में इंक्लूड नहीं करेंगे। उनके अलावा 200 मेंबर हो सकते हैं मैक्सिमम। आई बात समझ में? फिर बेटा क्या है आगे, एक और बात बोली गई, कह रहे हैं जब 2 या 2 से ज्यादा लोग मिल करके जॉइंटली अगर एक शेयर खरीद रहे हैं तो उनको एक ही मेंबर काउंट करेंगे। 200 की जब काउंटिंग हो रही होगी तो हम उनको एक ही बोलेंगे। तुमने और मैंने बेटा मिल करके एक प्राइवेट कंपनी का शेयर खरीद लिया, तो हम 2 शेयर होल्डर नहीं, हम एक ही शेयर होल्डर कहलाएंगे। लास्ट आता है बेटा प्रोहिबिट्स, बिल्कुल सख्त मना कर दिया है। कह रहे हैं कि तुम पब्लिक के पास जाकर इनवाइट नहीं कर सकते कि आओ हमारे शेयर खरीद लो, पब्लिक को आप ऑफर नहीं कर सकते, ठीक है। फिर बात करते हैं बेटा इसके डायरेक्टर की, तो मिनिमम 2 डायरेक्टर होने चाहिए, मैक्सिमम 15 हो सकते हैं। और ये अपने नाम के पीछे बेटा प्राइवेट लिमिटेड लिखते हैं, कंपनी के नाम के पीछे, प्राइवेट कंपनी के नाम के पीछे क्या आता है? प्राइवेट लिमिटेड आता है। पब्लिक कंपनी के बारे में बात करते हैं। पब्लिक कंपनी क्या है बेटा? पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। कह रहे जो प्राइवेट कंपनी नहीं होती वो पब्लिक कंपनी होती है, ठीक है। कह रहे हैं इसकी भी पेड अप कैपिटल क्या है बेटा? एज में भी प्रेस्क्राइब, जो रूल्स में लिखी उतनी होनी चाहिए, ठीक है। हमने कहा जयराम जी की। फिर कह रहे हैं कि एक प्राइवेट कंपनी भी पब्लिक कंपनी हो सकती है अगर वो सब्सिडरी हो जाए किसी एक ऐसी कंपनी की जो प्राइवेट नहीं है। सर क्या मतलब, कौन सी पहेलियां बुझा रहे हो सर, कैसी लैंग्वेज है ये? हाँ तो बेटा सिंपल सी बात है कि आपकी प्राइवेट कंपनी मेरी पब्लिक कंपनी है, मैंने आपकी प्राइवेट कंपनी के, मैं पब्लिक कंपनी हूं ना, मैंने आपकी प्राइवेट कंपनी के बेटा शेयर खरीद रखे हैं और मैं आपकी कंपनी को कंट्रोल कर सकता हूं, होल्ड कर रहा हूं। तो बेटा अब तुम्हारी कंपनी का मेरी कंपनी यानी एक पब्लिक कंपनी से रिश्ता जुड़ गया है, तो तुम भी प्राइवेट नहीं पब्लिक कंपनी ही कहलाओगे। बात समझ में आ रही है? तो एक प्राइवेट कंपनी तब पब्लिक कंपनी कहलाती है जब उसको होल्ड करती है एक पब्लिक कंपनी। तो मैं बेटा कौन हुआ? होल्डिंग कंपनी। और आपकी प्राइवेट कंपनी मेरी क्या हुई बेटा? सब्सिडरी कंपनी। बात समझ में आ रही है? ओके। अब इन्होंने बोला कि भाई इसके मिनिमम मेंबर 7 होने चाहिए, यानी 7 मेंबर से कम होंगे तो पब्लिक कंपनी नहीं खोल सकते। और मैक्सिमम जो मेंबर है यानी शेयर होल्डर है उसकी कोई लिमिट नहीं, नो रिस्ट्रिक्शन, आने दो सबको, ठीक है। फिर कह रहे हैं भाई इसके जो डायरेक्टर है मिनिमम बेटा 3 होने चाहिए, मैक्सिमम 15, ठीक है। तो मैक्सिमम 15 है और मिनिमम 1 2 3, समझ में आ गया? ओके। फिर बेटा पब्लिक कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं बेटा, इसका नाम के अंत में क्या आता है? लिमिटेड, जैसे रिलायंस लिमिटेड। ओके। फिर बात करते हैं बेटा कंपनी बनती कैसे है, ठीक है। इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, कंपनी कैसे बनाई जाती है, पूरी प्रोसेस, ठीक है, जो कंपनीज एक्ट 2013 में लिखी हुई है। तो 4 स्टेप है बेटा, प्रमोशन है और इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन है, फिर कैपिटल सब्सक्रिप्शन और फिर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस है। पहला आता है प्रमोशन। प्रमोशन के बारे में बात करें तो ये फर्स्ट स्टेप है, पता है हमें। कुछ लोग बेटा, कुछ लोग या एक इंसान भी मिलकर के अगर सोचे, मिलकर के क्या सोचेगा एक इंसान, मतलब एक इंसान सोचे, कुछ लोग मिलकर के सोचे कि हमें एक बिजनेस शुरू करना है लेकिन कंपनी के रूप में, तो बेटा उनको हम बोलते हैं प्रमोटर। और जो ये सोचने का काम है इसी को बोलते हैं प्रमोशन, यानी पहला स्टेप कि तुमने सोचा, तुमने डिसाइड किया। फिर दूसरा स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, जब इन लोगों ने सोच लिया तो भाई पहले ये आरओसी के पास जाएंगे। सर आरओसी बेटा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, कोई तो इंसान होगा जो कंपनी एक्ट की जो प्रोसेस है उसको फॉलो करवा रहा है गवर्नमेंट के बिहाफ पे, तो वो कौन है बेटा? आरओसी है। आरओसी के पास जाएंगे और कहेंगे भाई साहब हमने कंपनी का नाम सोचा है तो नाम अप्रूव कर दो, है ना, अप्रूव करवाएंगे बेटा नाम इनसे, ठीक है। और नाम ऐसा होना चाहिए जो यूनिक हो, जो अभी तक कंपनी इस नाम की कोई एग्जिस्ट करती ही नहीं है।
तभी नाम अप्रूव होगा, यूनिक नाम होना चाहिए। और जब ये नाम अप्रूव हो जाएगा तो वो कहेगा 4 चीजें ले आओ। क्या ले आओ? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यानी MOA, ठीक है, MOA। दूसरा बेटा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन यानी AOA शॉर्ट में बोलते हैं। और तीसरा बेटा कंसेंट ले आओ, चौथा डिक्लेरेशन ले आओ। तो ये तो भाई मेन डॉक्यूमेंट होगा, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ होती है, मैंने आपको बताया इसमें रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं, पॉलिसीज होती हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बहुत सारी क्लॉजेज होते हैं बेटा, जिसके अंदर बहुत सारी जानकारी होती है, जैसे कैपिटल क्लॉज है, सिचुएशन क्लॉज है, ऑब्जेक्ट क्लॉज है, लायबिलिटी क्लॉज है। तो बेटा जैसे कैपिटल क्लॉज का नाम लिया, इसके अंदर कैपिटल के बारे में सब कुछ, कि ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है, मैक्सिमम कितने शेयर इशू कर सकते हैं पब्लिक कंपनी, ठीक है। और लायबिलिटी क्लॉज में क्या क्या लायबिलिटीज हैं, ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी, अनलिमिटेड है, कैसी है। और बेटा क्या, जैसे मैंने बोला सिचुएशन क्लॉज, सिचुएशन क्लॉज के आपकी कंपनी के जो भी, चाहे फैक्ट्री हो, ब्रांचेस हो और मेन हेडक्वार्टर हो, कुछ भी हो, गोडाउन वगैरह, वेयर हाउस, कुछ भी, वो कहाँ कहाँ सिचुएटेड है पूरे देश के अंदर, तो आपको वो वहाँ पे बताना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट क्लॉज में कि कंपनी जो बनाई गई है किस ऑब्जेक्टिव से बनाई गई है, क्या करेगी। जैसे हल्दीराम क्या करते हैं बेटा, हल्दीराम नमकीन बिस्किट्स यानी ईडेबल फूड्स जो होते हैं, ठीक है, और बेवरेजेस इसमें इसका काम करते हैं ना, तो उसके ऑब्जेक्ट क्लॉज में वही सारी चीजें लिखी होंगी। जूते थोड़ी बनाती है वो तो नाइकी कंपनी बनाती है ना, बात समझ में आ रही है। चलो, तो ये सारी चीजें बेटा MOA के अंदर क्लॉजेस के अंदर सारी लिखी होती है। AOA के अंदर रूल एंड रेगुलेशन पॉलिसीज ये लिखा होता है। और कंसेंट किसकी चाहिए, किसकी मंजूरी चाहिए, पहले डायरेक्टर की, फर्स्ट डायरेक्टर के। भैया तुम्हें जबरदस्ती डायरेक्टर तो नहीं बनाया पकड़ के पीट के, तो तुम भाई अपने कंसेंट दे दो कि तुम फर्स्ट डायरेक्टर के रूप में एक्ट करने के लिए तैयार हो। उसने कंसेंट दी तो कहा अब डिक्लेरेशन भी दे दो। क्या डिक्लेरेशन भी दे दो? किस चीज़ की डिक्लेरेशन? कि ये जो प्रमोटर वगैरह, ये सारे जो लोग हैं जो कंपनी बना रहे हैं, ये सारी कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो बेटा तुम ही फंसोगे, तुम ही बताओ अब चेक करके। तो डायरेक्टर को ही ये बातें बतानी होती हैं। फिर बेटा जब ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जो ROC है, ROC बेटा ये सेटिस्फाइड हो जाता है सारी चीज़ों से कि हाँ यार बढ़िया लोग हैं, तो बेटा ये एक सर्टिफिकेट इशू करता है जिसको बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी कंपनी का बर्थ सर्टिफिकेट समझ लो, कि जैसे ये सर्टिफिकेट मिला समझ लो कंपनी पैदा हो गई, कंपनी बन गई। लेकिन कंपनी अभी रन नहीं कर सकती बेटा। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि कंपनी को रन करने के लिए पैसा चाहिए। तो फिर कैपिटल सब्सक्रिप्शन होता है, और मैं चौथा पॉइंट साथ में ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। कैपिटल सब्सक्रिप्शन की बात हो रही है, यानी पैसा कैसे आएगा। अब 2 तरह की कंपनी हम बेसिकली पढ़ रहे हैं, एक है प्राइवेट कंपनी, एक है पब्लिक कंपनी। अब बेटा मेनली तो पब्लिक कंपनी पढ़ना है। पब्लिक कंपनी क्या करती है बेटा, पब्लिक ऑफर करती है, पब्लिक ऑफर। इसको आपने सुना होगा IPO, है ना, इनिशियल पब्लिक ऑफर, IPO सुना है, ठीक है। तो ये पब्लिक कंपनी करती है। बेटा प्राइवेट कंपनी क्या करती है, प्राइवेट कंपनी करती है प्राइवेट प्लेसमेंट। अब आपको IPO तो पता है कि भाई कंपनी पब्लिक को शेयर इशू कर देती है पब्लिकली। यहां पर प्राइवेट प्लेसमेंट, प्राइवेट कंपनी क्या करती है भाई, प्राइवेट कंपनी सिलेक्टेड पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल के पास जाती है, सिलेक्टेड इंसान के पास जाती है कि हम तुम्हें अपना शेयर होल्डर बनाना चाहते हैं, बनोगे। तो बेटा वो सारी चीजें क्या है, वो सारी चीजें प्राइवेट प्लेसमेंट होती है। वो पब्लिकली नहीं जाते, वो गिने चुने लोगों के पास कान में जाके बोल देते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं बेटा। पैसा आ जाएगा, फिर बिजनेस शुरू हो सकता है, नहीं कमेंस हो सकता है। लेकिन यहाँ पे कुछ और बातें भी लिखी है, पढ़ लो। अ कंपनी कैन नॉट कमेंस इट्स बिजनेस, कंपनी तब तक अपना बिजनेस शुरू नहीं कर सकती जब तक वो अपनी बोरोइंग पावर भी एक्सरसाइज ना कर सके, क्योंकि बिजनेस का काम उधार लेना देना होता ही है बेटा। तो कैपिटल तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन बोरोइंग पावर भी होनी चाहिए। और बोरोइंग पावर कब मिल सकती है, जब डिक्लेरेशन दी जाएगी। सर फिर से डिक्लेरेशन? हाँ बेटा, डायरेक्टर फिर से डिक्लेरेशन देगा कि भाई हमने पब्लिक को ऑफर किया, पब्लिक को ऑफर किया, पब्लिक ने शेयर वेयर ले ली, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से कैपिटल क्लॉज के अंदर जो भी चीजें थी उसी हदों में रह करके हमने सारे काम किए हैं और सब कुशल मंगल है, पैसा आ चुका है। और दूसरी चीज बेटा इनवाइट करेंगे, ROC को इनवाइट करेंगे कि आ जाओ भाई, हमारा जो रजिस्टर्ड ऑफिस है ना वो देख जाओ, कि भाई हम है ना झूठे इंसान नहीं है, सच्चे इंसान है। तो रजिस्टर्ड ऑफिस, तो बेटा इस तरह से 4th स्टेप तक सारी चीजें कवर हो जाती है। फिर बात करते हैं प्रोस्पेक्टस की। प्रोस्पेक्टस क्या बेटा, प्रोस्पेक्टस एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो पब्लिक कंपनी इशू करती है पब्लिक को इनवाइट करने के लिए, आ जाओ हमारे शेयर ले लो, हमारे सिक्योरिटीज डिबेंचर लाइक ऐसी चीजें ले लो, ठीक है। तो पब्लिक कंपनी इशूज अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड प्रोस्पेक्टस, ठीक है, इन विच टर्म एंड कंडीशन ऑफ द इशू आर स्टेटेड अलॉन्ग विद द पर्पस फॉर विच प्रोसीड ऑफ द इशू ऑफ द सिक्योरिटी शैल बी यूज्ड। तो भाई प्रोस्पेक्टस क्या है, एक इन्विटेशन है जिसमें सारी टर्म एंड कंडीशन लिखी होती है और ये भी बताया होता है कि भाई पब्लिक तुमसे जो हम पैसा ले रहे हैं वो किस पर्पस के लिए यूज किया जाएगा। हमें कंपनीज एक्ट ने एक और डेफिनेशन दी है, प्रोस्पेक्टस मींस एनी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्ड एंड इशूड एज प्रोस्पेक्टस, कि भाई कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है जिसको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं या हम कह रहे हैं, इशू कर रहे हैं कि भाई ये प्रोस्पेक्टस है, ठीक है। इसमें इंक्लूड होता है बेटा रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, शेल प्रोस्पेक्टस, ये टाइप ऑफ प्रोस्पेक्टस है, ठीक है। कोई भी नोटिस हो सकता है बेटा, एनी नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टीजमेंट, ठीक है, अदर डॉक्यूमेंट इनवाइटिंग फ्रॉम, ठीक है, इनवाइटिंग फ्रॉम
द पब्लिक फॉर द सब्सक्रिप्शन और परचेज ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ अ बॉडी कॉर्पोरेट। तो कहने का मतलब बेटा कि यहाँ पे क्या है, कहने का मतलब ये है कि कुछ भी कागज का टुकड़ा जो इनवाइट करने का दम रखता हो पब्लिक को, और पब्लिक को इन्फॉर्मेशन पहुंचा दे कि भाई आ जाओ हमारे शेयर्स खरीद लो, सिक्योरिटीज खरीद लो, तो वो बेटा क्या है, वो है प्रोस्पेक्टस। फिर बात करते हैं काइंड्स ऑफ शेयर की। शेयर्स के कितने प्रकार होते हैं बेटा? दो प्रकार होते हैं, एक होता है इक्विटी शेयर्स, एक होता है प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होता है जिसको प्रेफरेंस मिलती है, प्रेफरेंशियल राइट मिलते हैं, बेसिकली प्रेफरेंशियल राइट्स मिलते हैं कि जब भी बेटा डिविडेंड बांटा जाएगा। सर डिविडेंड क्या होता है बेटा? प्रॉफिट, कंपनी के प्रॉफिट में से हिस्सा जो बांटा जाता है शेयर होल्डर्स को, उसको हम बोलते हैं डिविडेंड। तो जब भी डिविडेंड बांटा जाएगा तो इनको नहीं, पहले तुमको मिलेगा, ठीक है, डिविडेंड का प्रेफरेंशियल राइट होता है, ठीक है। दूसरा कैपिटल रीपेमेंट, कि जब भी पैसा लौटाया जाएगा, कैपिटल लौटाई जाएगी, तो पहले बेटा तुम्हें लौटाई जाएगी, तो इनके मजे ही मजे, ये सेफ है बेटा। लेकिन इनको जो डिविडेंड मिलता है वो फिक्स रेट पे मिलता है, इतना ही मिलेगा, ठीक है। इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं बेटा? इक्विटी शेयर्स होते हैं अल्टीमेट ओनर, अल्टीमेट ओनर्स। भाई इन्हीं के पास सारा रिस्क होता है, क्योंकि ये तो मजे में है, मौज में, जो भाई रिस्क है इनका है, सारी चीजें इनकी, तो ये प्योर मालिक तो यही होते हैं। इन्हीं को बेटा वोटिंग राइट भी होती है, कि जो कंपनी के अंदर जो भी चीजें होती है वो इनसे ही पूछ के की जा रही है। आ रही है बात समझ में? अब इसके और कोई टाइप नहीं है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर के भाई 4 पॉइंट ऑफ व्यू से और भी टाइप्स निकलते हैं। पहला आता है रेफरेंस टू डिविडेंड। डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बेटा कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर। कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या होता है कि इनको हम बोल रहे हैं ना कि डिविडेंड फिक्स रेट पर देते हैं। तो भाई ये कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर ऐसे प्रेफरेंस शेयर होते हैं कि अगर किसी साल में लॉस हो गया कंपनी को और इनको फिक्स्ड डिविडेंड नहीं मिला, तो हम इनको वादा करते हैं कि ये जो एरियर हो गया, जो तुम्हें नहीं दे पाए, वो अगले साल जरूर देंगे भाई। यानी अगले साल का भी मिलेगा और पिछले साल का जो नहीं मिला वो भी डिविडेंड चिपका करके दोनों को एक साथ दे देंगे, ठीक है। लेकिन इसका दूसरा टाइप निकल के आता है बेटा नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। यानी ऐसे डिविडेंड जिनके पास ये भाई क्वालिटी नहीं होती कि अगर तुम्हारा डिविडेंड नहीं मिला, लॉस हो गया था कंपनी को, अब डिविडेंड नहीं दे सकते, तो अगले साल का ही मिलेगा, अब ये भूल जाओ, तो वो होते हैं नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। फिर आता है बेटा विद रेफरेंस टू पार्टिसिपेशन इन सरप्लस प्रॉफिट। क्या सरप्लस प्रॉफिट में जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं उनको बोलते हैं बेटा पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर, और बेटा नॉन पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। अब सर ये है क्या, किस में पार्टिसिपेट? बेटा सरप्लस प्रॉफिट। सर सरप्लस प्रॉफिट क्या होता है बेटा? सरप्लस प्रॉफिट का मतलब होता है ऐसा प्रॉफिट जो भाई हमने प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड दिया, इक्विटी को भी दिया, तो उसके बाद भी प्रॉफिट बच जाए, वो होता है सरप्लस प्रॉफिट। उसमें भी हिस्सेदारी लेने की हिम्मत रखते हैं पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर। और जो सरप्लस प्रॉफिट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते उनको बोलते हैं नॉन पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। फिर बात करते हैं बेटा विद रेफरेंस टू कन्वर्टेबिलिटी। कन्वर्टेबिलिटी की बात करें तो बेटा कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, यानी ऐसे प्रेफरेंस शेयर जो कन्वर्ट हो जाएंगे। सर किस में कन्वर्ट होंगे बेटा? ये कन्वर्ट होते हैं इक्विटी शेयर्स में। सर क्यों कन्वर्ट होना है, इतने मजे तो हैं इनके? नहीं बेटा, अल्टीमेट ओनर वही है। इनको भाई अगर मान लो फिक्स डिविडेंड है 10,000 रुपये मिलता है, तो भाई अगर 10,000 का ही प्रॉफिट हो 10,000 इनको मिल जाएगा। लेकिन अगर 10 करोड़ का प्रॉफिट हो गया तो 10,000 ही मिलेगा इनको, बाकी मजे इनके। तो बेटा रिस्क ज्यादा लेने का मन करता है, असली मालिक यही है, ठीक है। तो जो कन्वर्ट हो जाए कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, या फिर जो कन्वर्ट ना हो बेटा नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। आ रही है बात समझ में? फिर आता है लास्ट में रिडेम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से रेफरेंस टू रिडेम्पशन। तो बेटा रिडेम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट करना है, पैसा लौटा देना, ठीक है। तो जिनको पैसा लौटाया जाएगा वो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होते हैं, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होते हैं। और बेटा जिनका पैसा कभी नहीं लौटाया जाएगा वो होते हैं इररिडीमेबल। सर ऐसा भी होता है बेटा? पहले होता था, अब तो खैर नहीं होता इतना, ठीक है। चलो तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, अब बात करते हैं इशू ऑफ डिबेंचर की। शेयर कैपिटल का जो चैप्टर था उसकी पूरी की पूरी हमने थ्योरी पढ़ ली है बेटा। देख रहे हो स्पीड भाई प्रॉपर है, इसको भी 1.5x पे देखो, मजे आ जाएंगे।
और जो हम स्टार्टिंग से पढ़ते हो सबसे इंपॉर्टेंट थियरी है, और ये भी, और धीरे 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 लेस इंपॉर्टेंट पे चले जाएंगे ताकि बच्चा पहले ज़्यादा से ज़्यादा कवर करे। भाई तुम्हारे लिए ऐसी वीडियो बना रहा हूँ मैं। बात करते हैं बेटा डिवेंचर्स की। डिवेंचर होते क्या बेटा? डिवेंचर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो एक्नॉलेज करता है डेट को, कि भाई कंपनी ने डेट लिया है, ठीक है, अंडर कॉमन सील, ठप्पा लगा करके, ज़्यादा तो नहीं लगी, हाँ ठप्पा लगा करके, ठीक है। तो भाई ठप्पा लगाया जाता है क्योंकि इंस्ट्रूमेंट है, डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट पे तो कॉमन सील लगेगी ना, ठीक है। तो ये क्या है बेटा? ये स्पेसिफाई करता है, ये ऐसा डॉक्यूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट है, जिस कागज का टुकड़ा जिसपे स्पेसिफाई होता है कि पार वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू या जिसको हम फेस वैल्यू बोलते हैं कि इसकी फेस वैल्यू है कितनी, कितने रुपए का डिबेंचर है, वो लिखा होता है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट के कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट, सर इंटरेस्ट, हाँ बेटा ये लॉन्ग टर्म बोरोविंग है। क्या है बेटा? ये लॉन्ग टर्म बोरोविंग है, लंबे समय का उधार। तो बेटा जब हम लंबे समय का उधार लेते हैं तो नॉर्मली इंटरेस्ट तो पे करना ही होता है। तो बेटा इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी लिखा होता है कि कितना % इंटरेस्ट हमें पे करना पड़ेगा पब्लिक को, अगर पब्लिक को हम डिबेंचर इशू कर देते हैं तो। आ रही है बात समझ में? ठीक, ओके। पीरियोडिसिटी ऑफ पेमेंट, पेमेंट कैसे कैसे करनी है, जो भी हमें पैसे देने हैं, कब कब कैसे कैसे देने हैं, ठीक है। द टेन्योर ऑफ डिबेंचर, ये जो डिबेंचर इशू किए हैं कितने समय के लिए किए हैं, और इनके रिडेम्पशन का टर्म्स क्या है, कि जब पैसा लौटाया जाएगा तो किन शर्तों पर लौटाया जाएगा, ये सारी बातें इस डिबेंचर पर लिखी ही होती है, यानी पहले से ही सब कुछ फिक्स करके आया भाई। फिर बात करते हैं फीचर्स की। फीचर देखो बेटा बहुत प्यारे, रिटन डॉक्यूमेंट है या फिर सर्टिफिकेट है, कुछ भी बोल लो, जो एक्नॉलेज कर रहा है कि भाई कंपनी ने डेट ले लिया है। फिर इसका दूसरा फीचर मोड और पीरियड, कैसे और कब रीपेमेंट होगी इनके प्रिंसिपल की और इंटरेस्ट की। प्रिंसिपल मतलब जो पैसा कंपनी को मिला है डिबेंचर दे करके पब्लिक को, तो प्रिंसिपल अमाउंट, और उस पर जो ब्याज लग रहा है वो। तो ये दो चीजों की पेमेंट कब होगी और कैसे होगी, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज स्पेसिफाइड, पहले से ही बताया होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। जैसे बेटा यहाँ डिबेंचर के आगे लिखा गया है ना 9%, तो बेटा ये स्टाइल है, प्रीफिक्स करते हैं। क्या करते हैं बेटा? ये प्रीफिक्स करते हैं, डिबेंचर के नाम के आगे लिख देते हैं 9% डिबेंचर, तो इससे पता चलता है इस डिबेंचर पर 9% का इंटरेस्ट कंपनी को देना है, ठीक है। 10% डिबेंचर, 15% डिबेंचर, कुछ भी हो सकता है। इट इज कंसीडर्ड एज एक्सटर्नल इक्विटी या फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ये तो बताया था मैंने, ठीक है। तो कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग एक्सटर्नल, बाहर का पैसा है। इट इज नॉर्मली सिक्योर्ड, बेटा ये सिक्योर्ड होते हैं, आमतौर पर सिक्योर्ड होते हैं, हमेशा की बात नहीं कर, आमतौर पर सिक्योर्ड होते हैं। ये कहते हैं कि भैया अगर तुमने हमें पैसा नहीं लौटाया तो तुम्हारी असेट को बेच देंगे। इन्होंने चार्ज क्रिएट करा होता है असेट पे, तुम्हारी असेट को बेच करके वसूलेंगे, टेंशन मत लो, ओके। एंड लास्टली इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, कहने जो डिबेंचर पे इंटरेस्ट पे करते हो वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। क्या होता है बेटा? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी कंपलसरी टू पे होता है, लॉस हो प्रॉफिट हो अपने को मतलब नहीं, अपने को इंटरेस्ट चाहिए, ठीक है। फिर बात करते हैं बॉन्ड के बारे में। बॉन्ड क्या बेटा? बॉन्ड एक डिबेंचर की तरह ही है। बॉन्ड क्या बेटा? बॉन्ड डिबेंचर की तरह ही होता है। आ रही है बात समझ में? अब डिबेंचर की तरह बॉन्ड होता है, इसको एक्नॉलेज किया जाता है कि भाई ये डेट है, इसको इशू करके डेट लिया है कंपनी ने, और यहां पर साइन किया जाता है ऑथराइज क्या बेटा? सिग्नेटरी की तरह, मतलब ऑथराइज सिग्नेटरी का करता है, साइन करता है कि ये लो भैया बॉन्ड बना दिया तुम्हारे लिए, और कंपनी ने तुमसे पैसा उधार ले लिया। द एक्सप्रेशन बॉन्ड हैज बिकम सिनोनिमस, भाई ये सिनोनिमस हो चुका है, ये नाम सिनोनिमस हो चुका है किसके? डेट के। मतलब अगर बॉन्ड बोल दिया मतलब डेट लिया है, डेट लिया मतलब बॉन्ड, सिंपल, ठीक है। यहां पर बेटा प्री डिटरमाइंड नहीं होता, पहले से ही निर्धारित नहीं होता कि कितने % इंटरेस्ट दिया जाएगा, जैसे कि यहाँ पे 9% लिखा था, यहाँ पे फिक्स नहीं होता। जैसे डीप डिस्काउंट बॉन्ड हो गया, जीरो कूपन बॉन्ड हो गया, ये सारी चीजें, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ डिबेंचर। बॉन्ड नहीं पढ़ना, वैसे हमें डिबेंचर ही पढ़ना है, ठीक है। तो टाइप ऑफ डिबेंचर क्या बेटा? मजा आएगा बेटा, फिर से पढ़ते हैं। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये बेटा पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, थियोरी मैंने बहुत बार देखी है, और ये थियोरी आपको सीयूटी में भी मदद करने वाली है, टेंशन मत लो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ जाता है बेटा इनमें से। तो फ्रॉम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, तो बेटा क्या? सिक्योर्ड डिबेंचर, सिक्योर्ड डिबेंचर और अनसिक्योर्ड डिबेंचर। अभी सिक्योर्ड पढ़ के ही आए हो तुम। सिक्योर्ड डिबेंचर क्या होता है बेटा? जो असेट पे चार्ज क्रिएट कर देते हैं कि अगर तुमने पैसा नहीं दिया तो तुम्हारा पैसा, हम अपना पैसा असेट को बेच करके वसूल लेंगे। और अनसिक्योर्ड डिबेंचर जिन्होंने चार्ज क्रिएट नहीं करा होता, पैसा डूब गया तो फिर तो गए भाई। फिर आता है रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिर क्या आता है? रिडीमेबल, रिडीमेबल डिबेंचर्स जो रिडीम हो जाएंगे, अभी प्रेफरेंस शेयर भी पढ़ के आया ना, बिल्कुल वैसा ही है। और बेटा इररिडीमेबल, जो कभी भी रिडीम नहीं होंगे, ओके। चलो फिर क्या आता है बेटा? रिकॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। ये पर्सनली मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है पेपर में आ जाएगा, भाई आई एम जस्ट गेसिंग, और मैंने देखा भी है कई बार, ठीक है। तो इसको ध्यान से पढ़ना। क्या बेटा? रजिस्टर्ड डिबेंचर, रजिस्टर्ड डिबेंचर, और बेटा बियरर डिबेंचर। समझा दो सर? बेटा बताऊंगा ना मैं।
बेटा रजिस्टर्ड डिबेंचर वो होता है जो कंपनी से डायरेक्टली मैंने मान लो खरीद लिया, तो कंपनी ने मेरे नाम से रजिस्टर किया उस डिबेंचर को, और अब मैं तुम्हें वो डिबेंचर बेच रहा हूँ, तो बेटा तुम्हारा नाम रजिस्टर्ड नहीं है, तो नाम तो मेरा रजिस्टर्ड है, तो अगर मैंने तुम्हें वो डिबेंचर बेच दिया तो वो रजिस्टर्ड डिबेंचर नहीं रहा, अब वो बीआरआर डिबेंचर हो गया। क्या हो गया बेटा? बीआरआर डिबेंचर हो गया, जो सिर्फ ट्रांसफर करने से ही क्या कहते हैं, जिसका ओनरशिप चेंज हो रही है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? अब बेटा और एक चीज मैं और बता रहा हूँ, जो वीडियो को एंड तक देखा सारी थ्योरी पढ़ कर जाएगा, लास्ट में बेटा कमेंट करके जरूर जाना क्या सर मैंने पूरी थ्योरी देखी। बेटा ये बहुत हिम्मत वाली बात है, ये वीडियो कोई देख रहा है तो। ठीक है, आ जाओ बेटा। द प्रायोरिटी फ्रॉम प्रायोरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, प्रायोरिटी पॉइंट ऑफ व्यू कहता है बेटा फर्स्ट डिबेंचर एंड सेकंड डिबेंचर। क्या बेटा? फर्स्ट डिबेंचर्स और सेकंड डिबेंचर। फर्स्ट डिबेंचर वो डिबेंचर होते हैं जिनको पहले पेमेंट मिलती है, रीपेमेंट मिलती है, और उसके बाद जिसको मिलता है सब सेकंड डिबेंचर्स हैं। फिर आता है बेटा कूपन रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो आता है बेटा स्पेसिफिक कूपन रेट डिबेंचर। सर ये क्या है? कूपन क्या होता है सर? बेटा कूपन मतलब इंटरेस्ट, कि जहां पर स्पेसिफिक कूपन रेट इंटरेस्ट हो। सर जैसे ये बेटा 9%, ये स्पेसिफिक है ना, स्पेसिफाई कर दिया, तो बेटा ये होते हैं स्पेसिफिक कूपन रेट डिबेंचर। और दूसरा जीरो कूपन रेट डिबेंचर्स, यानी जिन पे इंटरेस्ट रेट जीरो होता है। सर हाँ बेटा। सर ऐसे फिर डिबेंचर कोई क्यों ही लेगा? बेटा यहाँ पर क्या होता है, जब हम इसको इशू करते हैं तो सस्ते पे इशू कर देते हैं, और जब पैसा लौटाते हैं तो जितने का ये डिबेंचर उससे ज़्यादा लौटाते हैं। टेक्निकल वर्ड्स में बोलूँ तो डिस्काउंट पे इशू करते हैं और प्रीमियम पे रिडीम करते हैं, जिससे हम इसमें बेनिफिट दे पाते हैं पब्लिक को। अगर उनको इंटरेस्ट नहीं भी मिला तो इससे बेनिफिट मिल जाता है। ठीक है, नॉर्मली कंस्ट्रक्शन कंपनी ऐसा काम करती है क्योंकि उनके प्रोजेक्ट बड़े होते हैं, उनके पास हर साल इंटरेस्ट पे करने के लिए पैसा नहीं होता। फिर आता बेटा कन्वर्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो कन्वर्टेबल डिबेंचर कहाँ कन्वर्ट होंगे सर? ये बेटा ये भी इक्विटी में कन्वर्ट होते हैं, और या फिर नॉन कन्वर्टेबल। ठीक है, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स जो कन्वर्ट नहीं होते इक्विटी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, टेक्निकली बहुत इंपॉर्टेंट है, आ जाता है पेपर में। डिबेंचर ट्रस्ट डीड के बारे में बात करते हैं। सर ये क्या है? बेटा डिबेंचर ट्रस्ट डीड जो है वो जो भी कंपनी डिबेंचर इशू करती है, कंपनी इशूइंग डिबेंचर, तो कंपनीज एक्ट ने क्या कर रखा भाई, उन्होंने बोल रखा कि भाई आपको अपॉइंट करना पड़ेगा एक इंसान। कंपनीज एक्ट बोलता है कि हमें कंपनी पे भरोसा नहीं है, ये पब्लिक से पैसा उधार ले लिया, मान लो पब्लिक को बेवकूफ़ बना के चले गए, तो भाई ये कंडीशन रख दी है कि भाई कंपनी तुम अगर डिबेंचर इशू कर रहे हो तो तुम्हें अपॉइंट करना पड़ेगा एक इंसान को या इंसानों को, जिनको हम बोलते हैं ट्रस्टीज, जिस पे पब्लिक भरोसा कर सके। ठीक है, और जब ट्रस्टीज तुम लाओगे तो वो तभी आ सकता है जब डिबेंचर ट्रस्ट डीड तुम एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो तुम्हें ट्रस्ट डीड बनानी पड़ेगी। और यही ट्रस्ट डीड क्या करती है बेटा? यही ट्रस्ट डीड पावर ग्रांट करती है इन लोगों को, ट्रस्टीज को, ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके इंटरेस्ट ऑफ द डिबेंचर होल्डर। सर इंटरेस्ट मतलब ब्याज नहीं बेटा, यहाँ पे इंटरेस्ट का मतलब है हित, कि भाई इनका कोई बाल विवाह ना कर सके, बचाती है बेटा। कौन बचाता है बेटा? डिबेंचर ट्रस्ट डीड बचाती है, ट्रस्टीज बचाते हैं। ओके, तो बेटा ये डिबेंचर्स की भी जो थियरी थी, मेन थियरी देखो मैं यही कवर कर रहा हूँ। अब कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत तो रहता ही है जो हो जाता है, लेकिन जो मेन चीज़ है वो मैं आपको यहीं पे कवर करा रहा हूँ। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, भाई कमाल की थियरी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो पूछी जाती है थियरी के अंदर, पेपर में भी देखने को मिलती है, वो है बेटा मोड ऑफ डिसोल्यूशन। ठीक है, तो पहले डिसोल्यूशन है क्या उसके बारे में बात कर लेते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मीन्स चेंज इन रिलेशनशिप। तो बेटा ये तो डिसोल्यूशन वो वाला नहीं, नकली डिसोल्यूशन है ये। बेसिकली क्या है? रिकंस्टिट्यूशन। क्या बेटा? रिकंस्टिट्यूशन। तो बेटा डिसोल्यूशन और पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हो रहा है, यानी पार्टनरशिप के जो पार्टनर्स के रिलेशन है वो बदल रहे हैं, लेकिन फर्म कंटिन्यू है। तो सर हमने ये वाला तो नहीं पढ़ा। हाँ बेटा पढ़ना भी नहीं है, हमें पढ़ना कौन सा? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, यानी फर्म का खत्म हो जाना, जहां पर आपकी जो फर्म है डिसकंटिन्यू हो रही है, आपका बिजनेस बंद हो रहा है। ठीक है, तो ये दो तरह के होते हैं। हमें क्या पढ़ना होता है? हमें ये पढ़ना होता है, ये तो हम पढ़ चुके हैं ना, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ अ पार्टनर, ये वही था जहाँ पर रिलेशन चेंज होता है। अब बात करते हैं मोड ऑफ डिसोल्यूशन पे। मोड ऑफ डिसोल्यूशन में आता है बेटा 5 तरह से बेटा डिसोल्यूशन हो सकता है। पहला है म्यूचुअल एग्रीमेंट के थ्रू। कह रहे हैं कि भाई जब आपने पार्टनरशिप सेटअप की थी तब एग्रीमेंट किया था, तो जब डिसॉल्व करना है तब भी तो एग्रीमेंट कर सकते हो। सिमिलरली डिसॉल्व कैसे हो सकते हैं, बंद कैसे हो सकते हैं फर्म? पार्टनरशिप एग्रीमेंट के थ्रू, मतलब एग्रीमेंट के थ्रू ही बंद होगी। ठीक है, फिर क्या? कंपल्सरी डिसोल्यूशन।
यानी ऐसी चीजें जहां पे कंपलसरी डिसोल्यूशन हो जाएगा। पहला, जब आपके सारे के सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए। सर इंसॉल्वेंट मतलब कंगाल हो जाए बेटा, पैसा ही ना बचे, इनकी कैपेबिलिटी ही ना हो कि वो अपने उधार को चुका सकें, हाथ खड़े कर लें, भैया अब नहीं हो रहा, इतना उधार सर पर चढ़ चुका है, सारे असेट बेच भी दूंगा तब भी उधार ना चुका पाऊं, इसी की सिचुएशन को बोलते हैं इंसॉल्वेंट होना। तो अगर सारे पार्टनर ऐसे हो जाएंगे तो बेटा फिर तो पार्टनरशिप चलेगी ही कैसे, नहीं चल सकती। या फिर मैं कहता हूं सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए सिवाय एक के, तो बेटा एक पार्टनर अगर ठीक है तो एक पार्टनर से पार्टनरशिप नहीं चलती, दो कम से कम होने चाहिए। तो बेटा अगर एक पार्टनर बचा बाकी सारे इंसॉल्वेंट है तब भी कंपलसरी डिसोल्यूशन होगा, ये बात लिखिए पहले पॉइंट में। फिर बेटा आपका बिजनेस अच्छा भला था और वो बाद में इलीगल हो गया, अनलॉफुल हो गया। सर कैसे हो सकता है ऐसा? बेटा जैसे गुटखा हो गया, अल्कोहल हो गई, पॉलिथीन बैग्स हो गए, बहुत ज़्यादा स्टेट में ऐसा क्या होता है, कानून आ जाते हैं, अलग अलग राज्यों में कानून आ जाते हैं कि भाई हमारे स्टेट के अंदर पॉलिथीन नहीं बनेगी, बैन है। तो बेटा वो फिर तुम्हारी फैक्ट्री लगी हुई थी, इलीगल हो गया। तुम गुटखा बनाते थे, जुबान केसरी करते थे, भाई स्टेट गवर्नमेंट ने बोला कि भाई कानून आ गया, हमारे क्या कहते हैं यहाँ पर स्टेट में गुटखा नहीं बिक सकता, ना बन सकता, बात खत्म, इलीगल हो गया। तो तुम्हारी गलती नहीं थी, बाद में कानून आया तो फिर तुम्हारा बिजनेस अनलॉफुल हो गया, तो तुम्हें अपने फर्म को कंपलसरी डिसोल्यूशन करना पड़ेगा। फिर बात करते हैं बाय नोटिस। बेटा नोटिस भी दिया जा सकता है जब कंपनी एट विल पे हो। एट विल मतलब भाई कंपनी के कोई एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा है कब तक ये बिजनेस चलने वाला है, पार्टनरशिप रहेगी, तो एट विल पे जब मन करे तब, तो भाई अब मन कर गया तो भाई नोटिस दे दो, ठीक है, राइटिंग में नोटिस दे दो और अपनी इंटेंशन बता दो कि हम अपने इस पार्टनरशिप बिजनेस को बंद करना चाहते हैं। कोई भी पार्टनर कर सकता है ये काम, ठीक है, म्यूचुअल एग्रीमेंट की बात नहीं हो रही, यहाँ पे एक पार्टनर की बात हो रही है। फिर बात करें 4 ऐसी घटनाएं अगर ये हो जाएं तो बेटा आपको डिसोल्यूशन करना पड़ सकता है। पहला, एक्सपायरी ऑफ द टर्म। अब बेटा 2 तरह के पार्टनरशिप एग्रीमेंट बताए थे मैंने, एक एट विल और एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए। स्पेसिफिक पीरियड के लिए जहां पे लिखा है 5 साल के लिए या 10 साल के लिए पार्टनरशिप हो रही है, अगर वो टर्म खत्म हो जाए, 5-10 साल पूरे हो जाए, तो फिर ऑटोमेटिकली आपको क्या करना पड़ेगा, डिसोल्यूशन करना पड़ेगा। फिर आता बेटा कंप्लीशन ऑफ वेंचर। कभी कभी टाइम और डेट की बात नहीं होती, कभी कभी बात होती है कि किस वजह से तुम साथ थे, कि भाई तुमने बोला दिवाली पे पटाखे बेचेंगे, दिवाली आई, तुमने पटाखे बेचे, काम खत्म, तो जिस बेसिस पे तुम पार्टनर बने थे अब वो वजह खत्म हो चुकी है, वो काम तुम कर चुके हो, तो तुम्हारी फर्म डिसॉल्व होगी। फिर बेटा पार्टनर की डेथ हो जाए, अगर बेटा कुछ भी मेंशन नहीं होता तो किसी पार्टनर की डेथ पर भी डिसोल्यूशन हो सकता है। और सेम एडजुडिकेशन ऑफ पार्टनर एज इंसॉल्वेंट, अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट साबित हो जाए, ठीक है, एडजुडिकेशन मतलब भाई प्रूव हो जाए कि ये इंसॉल्वेंट हो चुका है, तो बेटा मैं इसको कहता हूं कि ये फाइनेंशियल डेथ की तरह है। एक पार्टनर, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि अगर एक इंसान फाइनेंशियली मर गया तो मर ही गया, वही वो बिजनेस के लिए, तो जिसका पैसा नहीं वो हमारे लिए डेड है, ठीक है। तो इसलिए यहां पर भी क्या हो सकता है बेटा, डिसोल्यूशन हो सकता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो ये है बेटा, कोर्ट डिसोल्यूशन करवा सकती है। कोर्ट में पास ऑर्डर में पास, कंपलसरी नहीं है कि कोर्ट ऑर्डर देगी ही देगी, अगर ये ऐसा कुछ हो गया तो कर सकती है, मतलब पॉसिबिलिटी है। तो पहला बेटा कि कोई पार्टनर आपका अनसाउंड माइंड का हो जाए, पहले ठीक था लेकिन बाद में दिमाग हिल गया इसका, ठीक है, तो कोर्ट ऑर्डर दे सकती है। ठीक है, आपका पार्टनर है कोई परमानेंटली इनकैपेबल हो गया, अपनी ड्यूटीज परफॉर्म नहीं कर सकता आप, ठीक है, हाथ पांव कट गए, पैरालिसिस हो गया, भगवान ना करे किसी के साथ हो, लेकिन ऐसा कुछ हो गया तो परमानेंटली इनकैपेबल है अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए, तब भी कोर्ट ऑर्डर दे सकते हैं कि भाई डिसोल्यूशन करो। ठीक है, अब पार्टनर इज फाउंड गिल्टी, कोई आपका पार्टनर भाई घपले में, मिसकंडक्ट में गिल्टी, दोषी पाया जाता है और इस वजह से आपके बिजनेस पे बहुत एडवर्स इफेक्ट आ रहे हैं, इमेज खराब हो चुकी है आपके बिजनेस की, तो भाई क्या होगा, कोर्ट ऑर्डर दे सकती है कि भाई बंद करो। ठीक है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज ब्रीच परसिस्टेंटली, जो आपका एग्रीमेंट था ना वो ब्रीच हो रहा है, बार बार तोड़ा जा रहा है। कौन बार बार मतलब परसिस्टेंटली तोड़ा जा रहा है, कौन तोड़ रहा है बेटा, पार्टनर और पार्टनर्स, एक पार्टनर तोड़े या सारे पार्टनर तोड़े, बहुत सारे पार्टनर तोड़े, तो बेटा कोर्ट कहेगी मजाक चल रहा है, बंद करो। कोर्ट फाइंड्स डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म जस्टिफाइड, अगर कोर्ट को लगता है कि भाई तुम्हारी फर्म बंद हो जाए यही इंसाफ है, करो बंद। When the business of the firm cannot be carried on except at a loss, कि आपका जो बिजनेस है वो लॉस के सिवाय चल ही नहीं सकता, तो बेटा कोर्ट को तरस आ जाएगा कि तुम बंद कर लो, हमसे नहीं देखा जा रहा भाई। ठीक है, फिर आता है बेटा पेमेंट टू फर्म्स डेट एंड प्राइवेट डेट। अब फर्म बंद हो रही है तो बेटा डेट की बात आ रही है, भाई उधार चुका के जाओगे ना। अब लेकिन उधार 2 तरीके के, एक तो फर्म का उधार है और जो इंसान पार्टनर थे उनके खुद के भी तो पर्सनल उधार थे, तो पहले किसको चुकाया जाए, ये है क्या, समझो जरा। तो फर्म का डेट का मतलब होता है बेटा विच फर्म ओज फ्रॉम आउटसाइडर, यानी आपके फर्म ने, आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने जो बाहर वालों से उधार लिया अपने बिजनेस चलाने के लिए, वो। ठीक है, प्राइवेट डेट क्या होता है बेटा, ये एक पार्टनर का पर्सनल कैपेसिटी के अंदर जो भी उसने उधार लिया है, कि भाई वो ऑफिस आता था, काम वाम करता था, अपने बिजनेस संभालता था, लेकिन बाहर जाके टपरी पे चाय पीता था, वहां पे भाई उसका हिसाब किताब चल रहा था, उसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, वो उसने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में उधार लिया है। तो कह रहे भाई फर्म की प्रॉपर्टी बेचो और पहले उसका इस्तेमाल करो फर्म का डेट चुकाने में। फर्म की प्रॉपर्टी बेचो, फर्म का डेट चुकाओ, और अगर पैसा बच जाए
तो पार्टनर को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से उनकी प्राइवेट डेट को चुकाने में वो पैसा लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहले फर्म की प्रॉपर्टी फर्म का डेट चुकाएगी, पैसा बच जाएगा तो प्राइवेट डेट जो है पार्टनर का वो भी चुकाया जाएगा टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक, एंड फिर आता है प्राइवेट प्रॉपर्टी। प्राइवेट प्रॉपर्टी बेटा अगर बेची जाए पार्टनर की खुद की संपत्ति, ठीक है, तो वो पहले बेटा जो प्राइवेट डेट है उसकी पेमेंट का फर्स्ट पेमेंट किसकी होगी बेटा, प्राइवेट डेट की, प्राइवेट डेट। ठीक है, उसके बाद अगर सरप्लस पैसा बच जाए, कुछ बच जाए, तो वो फर्म को दे दिया जाएगा कि भाई तुम अपनी डेट चुका लो। तो फर्म की प्रॉपर्टी, फर्म का डेट, फिर पार्टनर का प्राइवेट डेट, प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट डेट पार्टनर का, और बच जाए तो फिर फर्म को दे दो, बस। आया मजा। तो ये सारी चीजें हैं बेटा। अब बात करते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की। धीरे धीरे हमने देखो सारी इंपॉर्टेंट थ्योरीज पढ़ ली, और ऐसे करते करते देखो मैं ये कह रहा हूँ लेस इंपॉर्टेंट, इसका मतलब नहीं आएगी नहीं, आ जाएगी, फिर रोना मत, पढ़ना पूरी। अगर टाइम है तो बेटा कंजूसी नहीं पढ़ने में कोई कंजूसी नहीं। मैं जब तुम्हारे लिए कंजूसी नहीं कर रहा, मैं तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूँ, नॉन स्टॉप बोल रहा हूँ, बोल के देखो लगातार इतनी देर पूरी एनर्जी के साथ। ठीक है, ध्यान से पढ़ो। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, अब कम थियरी है, वैसा बड़ी बड़ी थियरी हम पढ़ चुके हैं। तो मीनिंग ऑफ गुडविल क्या बेटा, एक इंटेंजिबल एसेट है जो एक इंटरप्राइज को प्लेस कर देती है एक एडवांटेजियस पोजीशन पे, जहां पे फायदे ही फायदे होते हैं, ड्यू टू विच द इंटरप्राइज इज एबल टू अर्न हायर प्रॉफिट। और इस वजह से फर्म जो होती है बेटा हायर प्रॉफिट, ज्यादा प्रॉफिट कमाती है बाकियों के कंपेरिजन में, वो भी बिना किसी एफर्ट को डाले। ठीक है, विदाउट पुटिंग एक्स्ट्रा एफर्ट। ठीक है, अब ये बात सिंपल है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हो, इंटेंजिबल एसेट है बेटा, इसकी सेपरेट कोई पहचान नहीं है, कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। जिस बिजनेस की गुडविल है, अगर वो बिजनेस ही नहीं तो गुडविल भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, और इसकी सब्जेक्टिव वैल्यू है, यानी भाई मैं अगर किसी कंपनी किसी फर्म की गुडविल कैलकुलेट कर रहा हूं तो जरूरी नहीं जो मैं कैलकुलेट करूं आप भी करोगे तो सेम करोगे, सेम अमाउंट आएगा गुडविल का। नहीं, आप कौन सा फैक्टर क्या करो कंसीडर कर रहे हो, मैं कौन सा फैक्टर कंसीडर कर रहा हूं, इस पर डिपेंड करता है कि गुडविल की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो सब्जेक्टिव वैल्यू होते हर इंसान अपने अपने हिसाब से अलग अलग वैल्यू निकाल सकता है। हेल्प्स इन अर्निंग हायर प्रॉफिट, बेटा ये एक ऐसी चीज है जो हायर प्रॉफिट अर्न करने में मदद करती है। क्यों? क्योंकि गुडविल क्या है बेटा, बेसिकली गुड इमेज ऑफ बिजनेस। तो जिसकी ज़्यादा अच्छी इमेज है बेटा, वो उसके पास कस्टमर ज़्यादा जाएगा तो हायर प्रॉफिट तो होना ही है। इफेक्टिव फोर्स बेटा खींच के ले आती है, ऐसी फोर्स है ये, ऐसी शक्ति है। ठीक है, कस्टमर को बिजनेस के प्लेस तक खींच के ले आती है। कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ड्यू टू वेरियस फैक्टर, और बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिसके बेसिस पे ये क्या होती है बेटा, ये एग्जिस्टेंस में आती है, ये अफेक्ट होती है। तो वही पढ़ लेते हैं बेटा, फैक्टर कौन कौन से। एक है एफिशिएंट मैनेजमेंट, अगर मैनेजमेंट अच्छा तो बेटा गुडविल अच्छी होगी, मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, अच्छे से काम नहीं करता तो बेटा गुडविल अच्छी नहीं होगी। ठीक है, फेवरेबल लोकेशन बेटा, अगर लोकेशन अच्छी है, आपने दुकान खोली और बहुत अच्छी जगह पे जहाँ पे लोग आते जाते भीड़ भड़का है, तो बेटा वहाँ पे ऑटोमेटिकली कस्टमर ज़्यादा आएंगे। ठीक है, और अगर भाई आपने दुकान खोली है जंगल के किनारे, ठीक है, जहाँ पे बंदर भी थप्पड़ मार के चला जाए किसी को तो बेटा वो लोकेशन अच्छी नहीं, वहाँ पे गुडविल नहीं क्रिएट हो सकती। फिर बेटा फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपका एक कॉन्ट्रैक्ट बेटा अच्छे बिजनेसमैन, मान लो भाई मुझसे अंबानी जी आए और कहें हमें आपके साथ बिजनेस करना है, तो सोचो लोग मुझ पे कितना ट्रस्ट करेंगे जब अंबानी जी कर रहे हैं मुझ पे, तो मुकेश अंबानी। हरी बात में तो फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट है, ये हमारी गुडविल बढ़ाते हैं। लॉन्गर एस्टेब्लिशमेंट बिजनेस, बेटा बिजनेस का लॉन्गर एस्टेब्लिशमेंट होता है, लंबे समय से कोई बिजनेस है भाई, 1947 से हमने दुकान खोल ली थी और अब तक है, सोचो भाई कितनी पहचान होगी, कितने लोग जानते होंगे। आ रही बात समझ में। फिर बेटा एडवांटेजेस ऑफ पेटेंट, पेटेंट के एडवांटेज, पेटेंट क्या होता है बेटा, मैन्युफैक्चरिंग राइट। अब मान लो मेरे पास एक ऐसा मैन्युफैक्चरिंग राइट आ जाए, जैसे मान लो BMW सिर्फ मैं ही बना सकता हूँ, मैंने राइट खरीद लिए हैं, कोई बना नहीं सकता, तो बेटा अब मेरी ही बिक्री होगी बस, और किसकी होगी। फिर बेटा क्या, एक्सेस टू सप्लाईज मतलब आपका रॉ मटेरियल, स्टॉक्स वगैरह ये सारी चीज़ें। तो भाई किसी जैसे हलवाई है या मान लो कॉन्ट्रैक्टर है ना, बिल्डर है, वही फ्लैट बनाता है, तो उसके पास क्या बेटा, उसके पास अगर भाई सीमेंट, ईंटें, ये क्या कहते हैं रेत, ये सारी चीज़ें, बदरपुर, ये अगर टाइम से नहीं आएगा तो बेटा उसकी जो कमिटमेंट है, जो उसने बोल रखा, पैसा ले रखा है कि भाई हम आपको 12 महीने के अंदर बढ़िया सा फ्लैट बना के दे देंगे, तो बेटा पीछे से सप्लाई ही नहीं आ रही है, तो बेटा उसकी तो इज्जत धुल गई। तो गुडविल तभी बनेगी जब आपके सप्लाईज पे अच्छा खासा एक्सेस होगा। ठीक है, नहीं होगा तो गुडविल खराब हो जाएगी। क्वालिटी, भाई आप कुछ भी काम कर रहे हो, कुछ भी प्रोडक्ट बना रहे हो, सर्विस दे रहे हो, क्वालिटी इज द किंग। क्वालिटी दे रहे हो तो भाई गुडविल बनेगी, भाई कस्टमर हमेशा याद रखेगा। मार्केट सिचुएशन, ठीक है, मार्केट सिचुएशन भाई फेवरेबल अनफेवरेबल हो सकती है, फेवरेबल होगी तो आपकी गुडविल बन रही है। फॉर एग्जांपल मास्क हो गए, सैनिटाइजर हो गए, जब कोविड आया था तो भाई उनकी भाई बढ़िया चला था। ठीक है, सिनेमा हॉल वहीं बंद हो गए थे, बेटा दिक्कत हो गई थी। रिस्क एसोसिएटेड विद बिजनेस, बेटा जितना रिस्क ज़्यादा होगा उतना प्रॉफिट ज़्यादा होता है।
ठीक है। फिर नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस के कुछ नेचर ऐसे होते हैं जैसे किसके लिए, किसी बिजनेस के लिए लाइसेंस लेना कंपलसरी हो जाता है बेटा। जब लाइसेंस लेना कंपलसरी हो जाएगा तो ज़्यादा प्लेयर नहीं होंगे, ज़्यादा प्लेयर नहीं होंगे तो आपको कस्टमर ऑटोमेटिकली जानने लग जाएगा। ठीक है। पास्ट परफॉर्मेंस, अगर आपकी पास्ट परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है तो बेटा ऑब्वियसली, ठीक है, तो आपकी गुडविल बनेगी ही बनेगी। फिर आता है नीड फॉर वैल्यूइंग गुडविल, गुडविल की वैल्यूएशन करनी क्यों पड़ती है? तो बेटा गुडविल की वैल्यूएशन इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है, टाइम लाइन है, मान लो यहाँ पर इस टाइम पर, इस डेट पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है। गुडविल क्या बेटा, गुडविल एक ऐसी चीज है इसका फ्यूचर में बेनिफिट मिलता है। ठीक है। अगर बेटा मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे खड़ा हूँ, तो मेरी अगर अच्छी इमेज है तो मुझे इसका फायदा बाद में मिलेगा, आगे मिलेगा। तो बेटा गुडविल इज नथिंग बट फ्यूचर प्रॉफिट्स। गुडविल क्या है? फ्यूचर प्रॉफिट्स है। अब बेटा मान लो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही चेंज हो रहा है, तो हमने मेहनत करी और यहाँ तक मेहनत करके ये गुडविल क्रिएट हुई है। अब कह रहे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो, अरे ऐसे कैसे भाई? जब भाई हमने इक्वल मेहनत करी, मान लो इक्वल शेयर था, अब भाई रेशियो चेंज हो रहा है, तो ये तो गलत बात है ना कि भाई मैंने जो यहाँ पे प्रॉफिट क्रिएट करे हैं फ्यूचर के लिए वो बराबर मेहनत के लिए करे हैं, तो भाई आगे चल करके इसको ज्यादा क्यों और मुझे कम क्यों? तो इसलिए यहीं पे हिसाब किताब किया जाएगा बेटा जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा। ऐसे ही बेटा नया पार्टनर आएगा, एडमिशन होगा, यहीं पे मान लो एडमिशन हो गया, तो भाई जो पुराने पार्टनर थे उन्होंने गुडविल क्रिएट करी, वो मुझे क्यों लेगा? जो नया पार्टनर आ रहा है तो उससे गुडविल का पैसा लेंगे, तो गुडविल वैल्यूएशन पहले कराना पड़ेगा। फिर बेटा पार्टनर की रिटायरमेंट हो जाए, डेथ हो जाए, तो बेटा जिसने मेहनत करी उसको उसका फ्यूचर का हिस्सा देकर भेजो ना, उसकी वजह से ही तो हम कमा पाएंगे। ठीक है। तो आगे क्या बेटा, फर्म इज सोल्ड एज गोइंग कंसर्न, किसी को हम फर्म ही बेच देंगे। अब फर्म बेच देंगे, मान लो भाई मैंने क्या करा बेटा, 10 लाख की एसेट लगा रखी थी और मैंने भाई यहाँ पे मेहनत करी 5-10 साल, तो मैं सिर्फ 10 लाख नहीं लूंगा, मैं अपनी गुडविल का भी पैसा लूंगा कि भैया तेरे को फ्यूचर में मेरी वजह से बेनिफिट होने वाले हैं, 10 लाख दे और मान लो 2 लाख रुपए मेरे गुडविल के दे। ठीक है। तो वैल्यूएशन करोगे तभी तो पता चलेगा। फिर क्या आएगा बेटा, अमलगमेशन। अमलगमेशन क्या होता है बेटा? मर्जर। मर्जर मतलब कि भाई जब 2 या 2 से ज्यादा पार्टनरशिप हम मिलकर एक हो जाती है तो एक दूसरे की गुडविल चेक करेंगी। ठीक है। ये दोनों तो सिलेबस का पार्ट ही नहीं है, ये सारे सिलेबस का पार्ट है और इसकी थियरी इंपॉर्टेंट नहीं है। कमाल की बात है, इसकी थियरी को इतनी ज्यादा खास है नहीं, इसके क्वेश्चन आते हैं ज्यादा। ठीक है। फिर बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल की। गुडविल की क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो बेटा परचेज गुडविल होती है और सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है। परचेज गुडविल, जब हम किसी का बिजनेस परचेज करते हैं तो उसकी गुडविल के लिए पैसा दे रहे हैं, तो बेटा वो परचेज गुडविल है और हमने पैसा पे किया है, पेड है बेटा, तो हम उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, यानी बैलेंस शीट में असेट साइड पे दिखाएंगे। ठीक है। असेट साइड पे दिखाएंगे। अब बेटा गुडविल को अगर हम असेट साइड पे दिखाएंगे बैलेंस शीट के अंदर, तो बैलेंस शीट में टेंजिबल इनटेंजिबल असेट दिखाई जाती है। तो टेंजिबल असेट की जब वैल्यू कम होती है तो बोलते हैं डेप्रिशिएट हो गई, लेकिन बेटा इनटेंजिबल असेट की भी वैल्यू कम होती है, तुम्हें पता नहीं है। और जब इंटेंजिबल असेट की वैल्यू कम होती है तो डेप्रिशिएशन नहीं बोलते, हम बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। क्या बोलते हैं बेटा? अमोर्टाइजेशन। तो हम कहते हैं गुडविल अमोर्टाइज हो गई। ठीक है। तो इसको हम राइट ऑफ करते हैं, चलो वो तो खैर बात की बात है। फिर बेटा इसकी सब्जेक्टिव वैल्यू, तो परचेज गुडविल की भी सब्जेक्टिव वैल्यू होती है, यानी सेलर और बायर जब भी गुडविल कैलकुलेट करते हैं तो अपने अपने हिसाब से अलग अलग हो सकती है। फिर बात करते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल, यानी ऐसी गुडविल जो हमारी मेहनत से बनी है। बेटा मैंने बिजनेस शुरू करा, मैंने किसी का बिजनेस नहीं खरीदा था, मैंने खुद के दम पे अपना नया बिजनेस शुरू करा, अभी मुझे कोई नहीं जानता, मेरी कोई गुडविल नहीं, लेकिन 10 साल मैंने भाई दिल लगा के काम किया, 10 साल बाद मेरी इज्जत है, मेरी गुडविल है बिजनेस की। ठीक है। तो वो कैसे जनरेट हुई है? इंटरनली, अपने आप अंदर ही अंदर बेटा गुडविल क्रिएट हुई है ओवर द ईयर्स, साल दर साल। ठीक है। लेकिन इसको आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। AS26 कहता है तुमने पैसा दिया, तुमने पेमेंट करी, यहाँ तो पे किया था ना, नहीं किया ना पे, सेल्फ जनरेटेड गुडविल के लिए पे नहीं किया तो फिर रिकॉर्ड नहीं कर सकते तुम। हमने कहा ये तो गलत बात है। ठीक है। फिर सब्जेक्टिव वैल्यू इसकी भी होती है, जो भी वैल्यू आ रहा है गुडविल निकाल रहा है तो बेटा अलग अलग हो सकती है। ठीक है। तो गुडविल वाला भी खेल खत्म। अब बेटा ये आती है तीसरी बुक की थियरी। ठीक है। हमने पहली बुक दूसरी बुक के अंदर जितनी इंपॉर्टेंट थियरी थी सारी पढ़ ली। देखो टाइम क्या हो रहा है, कितनी जल्दी निपटा दी। अब बेटा यहाँ पर मैं आपको रुक करके एक बात बोलना चाहूंगा। मैंने बोला था कि लेस इंपॉर्टेंट है, मैंने ये नहीं बोला था आएगा नहीं। बेटा 27, 28, 29, 27, 28, 29, 30 4 क्वेश्चन बेटा आपके जो ये हैं ये MCQs हैं और इसमें भी थियरी पूछी जा सकती है और वो इन्हीं चैप्टर से आएगी, क्योंकि 27 से बेटा आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बुक 3 है उसके क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। और बेटा 31 और 32 थियरी ही है। ठीक है। 31, 32 ये भी थियरी क्वेश्चंस हैं और वो भी बुक 3 से। तो आप समझ जाओ बेटा पेपर में आने के चांस क्या आते ही है। तो पढ़ो, अब इसमें से क्या फंसेगा वो देखो, और मैं कहीं ना कहीं बता दूंगा कि ये इंपॉर्टेंट है। और 33 बेटा अकाउंटिंग रेशियोज का क्वेश्चन आता है। 34 कैश फ्लो स्टेटमेंट का न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है। तो 33, 34 तो न्यूमेरिकल है, लेकिन बेटा 27, 28, 29, 30, 31, 32 इसमें भाई आधे क्वेश्चन तो थियरी आते ही है। ठीक है। अब देखो
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेटा समराइज्ड स्टेटमेंट होती है। क्या होती है बेटा? समराइज स्टेटमेंट होती है। अकाउंटिंग डाटा को समराइज कर दिया जाता है साल के अंत में और अकाउंटिंग प्रोसेस के अंत में। अब कंपनी के बारे में बात करें, कंपनी के जो बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है उसमें बैलेंस शीट आता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आता है, नोट्स टू अकाउंट आता है, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी आता है और कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है। बेटा ये स्पेशल स्टेटमेंट है, हर किसी पे एप्लीकेबल नहीं है, हर कंपनी को नहीं बनानी होती। कंपनीज एक्ट में बोला गया ऐसी ऐसी कंपनीज को बनाना, वही बनाएंगे, सिलेबस में नहीं है इसलिए मैं बता भी नहीं रहा। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ये पास्ट पीरियड से रिलेटेड होती है। पास्ट पीरियड से रिलेटेड, हाँ बेटा। अब बेटा यहाँ पे 31 मार्च आ गई, 31 मार्च आ गई तो बेटा 1 अप्रैल से लेके, यानी यहाँ पे देखा जा रहा है इस डेट पर आकर के कि ये 1 साल पहले से यहाँ से क्या होता आ रहा है। तो यानी पास्ट की बातें करते हैं, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी नालायक। ठीक है, पास्ट पीरियड से रिलेटेड है, फीचर है, चलो मान लेते हैं। हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है बेटा। क्यों हिस्टोरिकल है? क्योंकि पास्ट की बातें हो रही हैं। दे एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। बेटा यहाँ पे सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स में ही आता है और ऑब्वियसली अकाउंटिंग हम शुरू से पढ़ रहे हैं, मॉनेटरी टर्म में ही सारी चीज़ें होती हैं। फिर आता है बेटा ये फाइनेंशियल पोजीशन शो करते हैं यानी बैलेंस शीट से, और बेटा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस शो करते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। ये बात आपको पता है, 11th क्लास में भी आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं। फिर बेटा ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखें कि क्यों हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं। तो सबसे पहले बेटा हमें असेट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमें लायबिलिटीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, एसेट्स को हम इकोनॉमिक रिसोर्स बोलते हैं, लायबिलिटी को हम ऑब्लिगेशन भी बोलते हैं। टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द अर्निंग कैपेसिटी। भाई हम कितना कमा सकते हैं, कितना कमाने का दम रखते हैं, ये बेटा हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताती है। और कमाने का दम तो बेटा एसपीएल बताएगा ना। फिर आता है बेटा टू प्रोवाइड सफिशिएंट एंड रिलायबल इन्फॉर्मेशन। भाई सफिशिएंट मतलब जितनी चाहिए उतनी, और रिलायबल जिस पे विश्वास किया जा सके, ऐसी इन्फॉर्मेशन हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, लोग हैं, उनको हमें देनी होती है। इसलिए हमें ये काम आती है, ऑब्जेक्टिव है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हमें भाई प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पूरा बताना होता है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेंगे ना वो। टू प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द वर्किंग ऑफ द बिजनेस। भाई ये सच्चा एकदम क्या पिक्चर चल रही है, भाई बिजनेस कैसा चल रहा है, ये हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बता सकती है। टू सर्व एज द बेसिस फॉर फ्यूचर प्लानिंग। हम इसके बेसिस पे फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं कि पास्ट में हमने क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, फ्यूचर प्लानिंग हो जाएगी और इंप्लीमेंट कर सकते हैं हम अलग अलग ऑपरेशंस को इसकी मदद से। टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द कैश फ्लोज। बेटा कैश फ्लो कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, इससे बेटा हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली, क्योंकि वही हिस्सा है इसका, उससे हमें पता चल सकता है। टू हेल्प टू जज द इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजमेंट। अब बेटा मैंने आपको बताया कंपनी का मैनेजमेंट अलग होता है, ओनर अलग होते हैं, तो बेसिकली मैनेजमेंट ही कंपनी को चला रहा है, यानी ये नौकर है बेटा बेसिकली। तो हमें ये चेक करना है कि ये ढंग से काम कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इनकी इफेक्टिवनेस कितनी है। फिर आता है बेटा डिस्क्लोज एवरी अकाउंटिंग पॉलिसीज। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बेटा हर तरह की जो अकाउंटिंग पॉलिसीज है उनको डिस्क्लोज किया जाता है। ओके, नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अब बेटा ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना इंपॉर्टेंट ये था जो हमने पढ़ा है, बल्कि ये भी मैं नहीं कहूँगा, अभी आएगा बताऊंगा। इसके अंदर बेटा इंपॉर्टेंस और लिमिटेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बार बार देखा मैंने, आपका जो क्वेश्चन है 32 आई थिंक 32 या 31, इनमें से एक क्वेश्चन आता है जिसमें यही पूछा जाता है। अब वो या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी या फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ये 2 चैप्टर, इनमें से कुछ भी लिमिटेशन और इंपॉर्टेंस पूछ लेते हैं, ध्यान से पढ़ना। ठीक है, अब बेटा नेचर की बात करें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नेचर क्या है? नेचर बेटा रिकॉर्डेड फैक्ट होते हैं इसमें, यानी जिसके बिल और वाउचर्स होते हैं, जिसका एविडेंस होता है, उसी बेसिस पे हम बेटा अकाउंटिंग करते हैं, तो रिकॉर्डेड फैक्ट होते हैं। पहला नेचर इसका ये है। फिर कन्वेंशन, बेटा हम अकाउंटिंग करते हैं तो कंसेप्ट और कन्वेंशन के बेसिस पे करते हैं। कंसेप्ट क्या होता है बेटा? जो कंसेप्ट हमारे जो भी एक्सपर्ट्स ने, अकाउंटिंग एक्सपर्ट्स ने दिए हैं। और कन्वेंशन क्या होती है? जब हम कंसेप्ट को लगाते हैं, अप्लाई करते हैं, तो करते करते जो हम सीख रहे हैं कि हमने कंसेप्ट लगाया लेकिन इस सिचुएशन में तो सही से काम नहीं किया, तो ऐसा क्या था, फिर हमने समझा, फिर हमने और क्या कहते हैं उस चीज को एक विचारधारा समझी, तो उस कन्वेंशन को हम क्या कहते हैं? जैसे कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, जिसको हम प्रूडेंस कंसेप्ट भी बोलते हैं, प्रूडेंस। ठीक है, तो ये हमें बताता क्या है भाई, फ्यूचर में अगर कोई आपको लॉस या एक्सपेंस दिख रहा है, आज ही रिकॉर्ड कर लो, यानी आज से ही तैयारी शुरू कर लो। तो बेटा ये क्या है? हमारे कस्टम्स हैं, बिजनेस के अकाउंटिंग के कस्टम्स हैं, जिनको हम कन्वेंशन बोलते हैं। तो ये कहीं ना कहीं पार्ट बनते हैं, इसलिए ये हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नेचर का हिस्सा बनते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग कंसेप्ट जैसे गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है बेटा, फंड और क्या बेटा कंसिस्टेंसी है, एक्रूअल बेसिस है, ये सारे कंसेप्ट है। बेसिकली हम नेचर के अंदर जो जो चीज़ें हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जुड़ी होती हैं, वो उसके बारे में बात करें, उन्हीं को हम नेचर बोलते हैं। तो गोइंग कंसर्न हमें क्या बताता है कि हमारा जो बिजनेस है
वो हम नियर फ्यूचर, जो हमें जहाँ तक फ्यूचर दिख रहा है वहाँ तक हमारा कोई ऐसा इंटेंशन है ही नहीं कि हम अपने बिजनेस को बंद करेंगे, ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है। दिस इज द गोइंग कंसर्न। सुनने में बहुत हलवा सी लगती है, लेकिन बेटा बहुत इसकी इतनी वैल्यू है ना, इसको अगर बैठ करके सोचो तो भैया बहुत तगड़ी चीज़ है ये। ठीक, कभी बात करेंगे, क्योंकि इससे स्कोर तो मिलता नहीं आपको, मार्क्स तो मिलते नहीं, आप पढ़ते ही नहीं हो। पर्सनल जजमेंट, बेटा जब हम कन्वेंशन लगाते हैं, अकाउंटिंग कंसेप्ट लगाते हैं, सब कुछ लगाते हैं, लेकिन हर चीज़ इन सब चीज़ों पे नहीं चलती। कभी कभी हमें हमारी जजमेंट पे छोड़ दिया जाता है अकाउंटिंग के अंदर, कि भाई आपके ऊपर है कि डेप्रिसिएशन का कौन सा मेथड यूज़ करना चाहते हैं, आपके ऊपर है कि गुडविल की वैल्यूएशन करते वक्त आप कौन सा मेथड यूज़ करना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको हर बार कंसेप्ट नहीं बताया जाता, तो यहाँ पे कभी कभी हमारी पर्सनल जजमेंट भी बीच में आती है, तो हम सिलेक्ट करते हैं बेटा जो भी मेथड हमें सिलेक्ट करना है। फिर सोर्स ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, कि आप जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन यूज़ कर रहे हैं उसका सोर्स क्या है। ऑन द बेसिस ऑफ इट कंक्लूजन आर ड्रॉन, और इसी बेसिस पे हम कंक्लूजन निकाल पाते हैं। भाई आपको सीधे CBSE एक नोटिफिकेशन दे दे, या फिर आप कोई फालतू की वीडियो देख लो कि अरे ऐसा हो गया वैसा हो गया, इस बार तो ऐसा हो जाएगा, एग्जाम मुश्किल आएगा। हाँ, अरे भाई CBSE की जो नोटिफिकेशन उस पर विश्वास करो, सोर्स क्या है उसी के बेसिस पे हम अपने कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। ठीक है बेटा, फिर बात करते हैं आगे, एसेंशियल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए क्या जरूरी है जिसके बिना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन नहीं सकती। एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, अगर इन्फॉर्मेशन ही एक्यूरेट नहीं है तो फिर क्या फायदा। मैं अपनी बैलेंस शीट में दिखा दूं मेरे पास 5 लाख करोड़ रुपए की एसेट है, एक्यूरेट है क्या? नहीं, कुछ भी लिख दो फिर तो बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट तभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जब उसमें सच्ची बातें लिखी हो, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन लिखी हो, जो बताती हूँ कि बिजनेस में वर्किंग फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कैसी परफॉर्मेंस कर रहा है वो। अंडरस्टैंडेबिलिटी, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसी होनी चाहिए जो अंडरस्टैंडेबल हो। क्या बेटा? अंडरस्टैंडेबल हो। बेसिकली अगर हम इसको क्लियरली बोले तो बेटा जो हमारे एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, जिसको हम गैप बोलते हैं, जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जो पूरी दुनिया में लगते हैं, तभी सारी अकाउंटिंग सेम होती है, तभी समझ पाते हैं। अब भाई हमने आज तक डेबिट क्रेडिट सीखा है, कोई अलग ही तरह की अकाउंटिंग करे जिसमें डेबिट क्रेडिट नहीं होते, तो फिर वो समझ में आएगी क्या? नहीं। तो अंडरस्टैंडेबिलिटी कब बनती है? जब हम जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल को यूज करके अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। फिर आता है बेटा कंपेरेबल। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसी बनाओ जो कंपेरेबल हो, आपस में कंपेयर कर पाओ। भाई हमने ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई, हमें पता चल गया भाई इस साल का क्या, लेकिन हम उसको कंपेयर ही नहीं कर पा रहे, तो कंपेरेबल भी होनी बहुत जरूरी होती है कि हमने पहले से बेटर किया या नहीं किया। इसमें हम सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करें जो भी भाई ज़रूरी है, मैटर करती हैं हमारे लिए, ठीक है, 1 साल की, जिससे हम इंट्रा फर्म यानी खुद का खुद से कंपैरिजन कर सकें, और इंटर फर्म यानी खुद का दूसरी कंपनी से कंपैरिजन कर सकें। ठीक है, ऐसे कंपेरेबल होनी चाहिए। और इससे एक कंसेप्ट याद आता है जिसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंसी। जो पहले हमने मेथड यूज करे वही अगले साल यूज करोगे तो कंपेयर करना आसान होगा। ठीक है, आ रही है बात समझ में? अब मैं भाई ये ब्लैक टी शर्ट पहन के खड़ा हूँ, अब मैं एक और ब्लैक टी शर्ट पहनूँ तो आप बता सकते हो ये वाली ब्लैक अच्छी है, दूसरी वाली ब्लैक टी शर्ट अच्छी है। लेकिन मैं बोलूँगा भाई मैंने ब्लैक पहनी है, मैं डार्क ब्लू का पहनूँ, तो आप बोलो सर दोनों ही अच्छी लग रही है। तो कंपेरेबल तब होती है जब चीज़ें सेम होती हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, एसेंशियल्स के बारे में बात करते हैं आगे, कि वेरीफाइबल, आप जो भी इन्फॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डाल रहे हो वेरीफाइबल होनी चाहिए। यानी आप बात करते हैं बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, तो उसके अंदर जो डाटा आता है वो ट्रायल बैलेंस आता है। ट्रायल बैलेंस में कहाँ से डाटा आता है बेटा? वो आता है आपका जो अलग अलग लेजर के बैलेंसेज होते हैं। लेजर में कहाँ से चीज़ें आती हैं? जर्नल एंट्री से। जर्नल एंट्री में कहाँ से चीज़ें आती हैं? जो बेटा हमारी सब्सिडरी बुक में होती हैं। और ये सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं? जो हमारी क्या कहते हैं, कहाँ पे, हमारे जो सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं, वाउचर्स होते हैं, बिल्स होते हैं, तो हम वेरीफाई कर सकते हैं। यानी कैसे वेरीफाई करोगे? मान लो एक घर है, तो अब बोलोगे ना भाई इस प्रॉपर्टी का कागज़ दिखाओ, तो यही सबूत है। तो वेरीफाई कर सको आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ऐसा ही नहीं बैलेंस शीट में लिख दिया, पीछे कोई उसका हिसाब किताब नहीं, ट्रैक ही नहीं कर सकते, ट्रैक करना है। ठीक है, रेलिवेंट के बारे में बात करते हैं बेटा। जो भी कानून बोलता है, जैसे कंपनीज एक्ट 2013 ने बताया कि अकाउंटिंग कैसे करेगी कंपनी, तो बेटा वो लीगल रिक्वायरमेंट को फॉलो करोगे तो वो रेलिवेंट बनती है। नहीं तो भाई आप कुछ भी बना रहे हो तो काम का नहीं है। ठीक है, फिर बात आती है बेटा टाइमलीनेस की, कि चीज़ें टाइम से हो जाए अच्छा है। भाई बेटा 31 मार्च जो भी है बेटा 2013, 14, 15 जो भी जिस भी साल के लिए बना रहे हो, 31 मार्च के लिए जो भी आप अकाउंटिंग कर रहे हो बेटा वहाँ तक खत्म हो जानी चाहिए। अगर आप 2 साल पहले जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट देनी चाहिए थी वो 10 साल बाद बना रहे हो, तो बेटा वो क्या फ़ायदा? 10 साल बाद पता चल रहा है कि बिजनेस 10 साल पहले ही बंद कर देना चाहिए था, आप तो लुट गए ना बेटा। क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा उस चीज़ का? और बेसिकली क्या होता है बेटा, टाइम से चीज़ें पता चले तो रेलिवेंट रहती हैं, अदरवाइज वो रेलिवेंसी लूज कर जाती हैं, वो रेलिवेंसी लूज कर जाती हैं। ओके, फिर बात आती है बेटा इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले बेटा मैनेजमेंट, मैंने आपको बताया भाई जॉब कर रहे हैं हमारे यहाँ, और ओनर की एक्सपेक्टेशन होती है कि मैनेजमेंट अच्छा काम करे,
तो भाई जो भी परफॉर्म किया बिजनेस ने वो मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस है, और ओनर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख करके गैप पता चल जाएगा कि हमने तो सोचा था इतनी सेल करवाओगे, तुमने तो सेल नहीं करवाई। आई बात समझ में? फिर आता बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड बेसिक इनपुट फॉर इंडस्ट्रियल टैक्सेशन एंड अदर इकोनॉमिक पॉलिसीज। तो बेटा जो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज आते हैं, टैक्स पॉलिसीज आती हैं, या फिर मान लो स्टार्टअप इंडिया या ऐसा कुछ आया कि भाई छोटे बिजनेस को गवर्नमेंट पैसा देगी, छोटे बिजनेस को गवर्नमेंट पैसा देगी। तो भाई छोटा बिजनेस कैसे छोटा बिजनेस? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही तो पता चलेगा कि हमारी सेल कम होती है, हमारी एसेट्स कम है, हमारी कैपिटल कम है, हम छोटा बिजनेस है। तो बेटा जो भी पॉलिसीज आती हैं वो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारी क्या है बेटा, उनके लिए एक इनपुट की तरह काम करती है। टैक्स कैलकुलेट करना है तो तुम्हारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक इनपुट की तरह काम करेगी कि वो तुम दोगे तब जाके टैक्सेशन पॉलिसीज का जो भी तुम्हारा टैक्स लगना है वो लग पाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें, तुम्हें बेनिफिट मिलना है तो भाई गवर्नमेंट से तब मिल पाएगा, ये सारी चीज़ें होती है। तो ये बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेसिक इनपुट प्रोवाइड करती है कि भैया हमारे बिजनेस के बारे में ये जान लो। फिर क्या बेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर्म्स द बेसिस फॉर ग्रांटिंग क्रेडिट। बेटा कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक आपको क्रेडिट यानी उधार तभी देगा जब वो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेगा कि भाई इतना बढ़िया बिजनेस है कि हमें पैसा बाद में लौटा दे। पता चले बैंक लोन दे और तुम भाई निपट लो, फिर बैंक का भी नुकसान हो जाएगा, तो वो आपको लोन नहीं देगा। तो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बेसिस पे ही लोन मिलता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हेल्प्स द इन्वेस्टर टू असेस द लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। ठीक है, फाइनेंशियल जो इन्वेस्टर होते हैं बेटा वो देखते हैं कि भाई बिजनेस में दम है या नहीं है, अपने डेट को चुका सकते हैं नहीं चुका सकते। ठीक है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में कैसा चलेगा। ठीक है, तो वो इससे पता चलता है। A financial statement helps trade association of the various purpose such as providing service and protection to their member। तो बेटा बिजनेस क्या होते हैं, अलग अलग बिजनेस अपने क्या कहते हैं एसोसिएशंस बना लेते हैं। तो उस एसोसिएशंस में भी क्या होता है बेटा, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर होती है, फिर वो एसोसिएशन आपको प्रोटेक्ट करती है, अपना मेंबर बनाए रखती है, ऐसी ऐसी चीज़ें। लिमिटेशन, मैंने बोला लिमिटेशन इंपॉर्टेंट है, तो बेटा लिमिटेशन वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात पे ध्यान देना। तो द इंफॉर्मेशन गिवन इन पेपर में दिख जाएगी बेटा, मैं बता रहा हूँ, ध्यान दे लेना। द इंफॉर्मेशन गिवन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज हिस्टोरिकल। बेटा यही फीचर था, यही इसका लिमिटेशन है कि यार हिस्टोरिकल होता है, फ्यूचर के बारे में तो कुछ बताते नहीं है। डज नॉट रिफ्लेक्ट फ्यूचर, नहीं बताते। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर द आउटकम ऑफ अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशन कंबाइंड विद द पर्सनल जजमेंट। कह रहे भैया देखो अकाउंटिंग कंसेप्ट जो तुमने लगाया वो तो एक्सपर्ट ने बताए थे, कन्वेंशन भी इतने सालों से चली आ रही है तो तुम उनको फॉलो करो, अच्छी बात है, लेकिन जो तुमने अपनी सड़ी सी बुद्धि लगाई है ना यहाँ पे, अपनी पर्सनल जजमेंट कि मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए, बैंड बजा दी तुमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। यानी जो पर्सनल जजमेंट है वो हर इंसान की अलग अलग हो सकती है, और उस वजह से जो आप अकाउंटिंग करो उसमें फ़र्क आ सकता है। ठीक है, तो पर्सनल जजमेंट की वजह से थोड़ा सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिमिटेशंस में चली जाती है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैन बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। अलग अलग प्रैक्टिसेस के बेसिस पे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। ठीक है, और उससे क्या होता है बेटा, प्रॉफिट अर्न और लॉस सफर्ड विल बी डिफरेंट अंडर द डिफरेंट अजम्पशन। अब भाई मैंने पहले स्ट्रेट लाइन मेथड लगाया था, डेप्रिसिएशन का मेथड, फिर मैंने उसको रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड कर दिया। ये एग्जांपल मैं अभी आगे भी यूज करूंगा। तो बेटा हमने जैसे ही मेथड चेंज करा, हमने जैसे ही बेटा जो अजम्पशन थी वो चेंज करी, तो आपका प्रॉफिट चेंज हो सकता है। ठीक है, जब हम WDV मेथड लगाते हैं तो आपका जो प्रॉफिट्स है वो ज़्यादा आने लग जाते हैं। ठीक, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इग्नोर क्वालिटेटिव एलिमेंट। बेटा क्वांटिटी के बारे में बात करता है, न्यूमेरिकल चीज़ों के बारे में हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बात करते हैं, क्वालिटी के बारे में बात नहीं करते, इसको इग्नोर करते हैं। एंड लास्टली किसको इग्नोर किया जाता है बेटा, प्राइस लेवल चेंजेस को, क्योंकि हम हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट लगाते हैं। ठीक है, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, आज से 5 साल पहले मैंने 20 लाख रुपए की कोई एसेट खरीदी, तो आज भी 20 लाख की दिखाऊंगा, भले ही उसकी मार्केट वैल्यू 2 करोड़ हो। ठीक है, तो प्राइस लेवल चेंजेस जो आ रहे हैं उसको हम इग्नोर कर रहे हैं। ओके, फिर इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर आते हैं बेटा, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना चाहते हैं। इंटरनली कौन देखना चाहता है, ओनर, मैनेजमेंट, एम्प्लॉय। ओनर इसलिए कि भाई उसका पैसा लगा है, वो अच्छा बिजनेस चल रहा है नहीं चल रहा। मैनेजमेंट इसलिए कि भाई उन्होंने जो ऑपरेशंस किए वो इफेक्टिवली कर पाया नहीं कर पाए। एम्प्लॉयज इसलिए देखना चाहते हैं कि भाई उनको सैलरी टाइम से मिलेगी नहीं मिलेगी, बोनस इस बार मिलेगा या नहीं मिलेगा। फिर बेटा एक्सटर्नल यूजर में क्या आता है बेटा, बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो हमें लोन वोन देते हैं तो वो देखेंगे ना भाई, तो ये इंटरेस्टेड होते हैं। इन्वेस्टर्स बेटा इंटरेस्टेड होते हैं। सप्लायर, क्रेडिटर वो तभी उधार देंगे जब उनको लगेगा ये बिजनेस चलेगा, पता चले पैसा ही डूब जाए। ठीक, गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटी बेटा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वगैरह जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं वो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखना चाहते हैं। सेबी बेटा, सेबी क्या बेटा, प्रोटेक्ट करती है जो भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं, जो इंडिविजुअल प्लेयर हैं, जैसे हम जैसे छोटे लोग जो शेयर खरीद लेते हैं, कि इनका पैसा नहीं मरना चाहिए, गरीब इंसान है। ठीक है, तो सेबी पूरा नजर रखती है अपनी कंपनीज पे, उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। एंड कंज्यूमर एंड कस्टमर, ये सारे लोग
ठीक है, अब लास्ट आता है बेटा, लास्ट आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। और इसके अंदर क्या बेटा मीनिंग, पहले क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस? तो बेसिकली बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो इन्फॉर्मेशन दी होती है उसको क्रिटिकली इवेल्युएट करना, बहुत ही दिमाग लगा करके उसको समझना, अच्छे से आकलन करना कि ये ठीक हुआ या नहीं हुआ, सेल इतनी तो इतना प्रॉफिट होना चाहिए, ये इवेल्युएशन चल रही है बेटा, ये एनालिसिस चल रहा है। ठीक है, किस लिए करते हैं? ताकि हम इसको समझ सके, समझते इसलिए ताकि हम डिसीजन ले सके कि भाई जो चीजें हो रही है सही हो रही है, नहीं हो रही है, नहीं हो रही तो उसको चेंज कर देंगे। ठीक है, एनालिसिस इसलिए किया जाता है। ठीक, या फिर इसको हम क्लियरली बोले तो ये बेटा क्या है, रिलेशनशिप अमंग वेरियस फाइनेंशियल फैक्ट एंड फिगर, जो भी बैलेंस शीट, एसपीएल, जो भी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके अंदर जो भी फिगर्स हैं उनका आपस में क्या रिलेशन, उसकी स्टडी करना ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कहलाता है। इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है, जो कॉम्प्लेक्स डाटा होता है ना अकाउंटिंग का, उसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, अंडरस्टैंडेबल बनाना चाहते हैं ताकि समझ में आ सके। टू जज द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ एन इंटरप्राइज, एक इंटरप्राइज कितनी फाइनेंशियली स्टेबल है, भाई जमी रहेगी नहीं जमी रहेगी, अब डामाडोल मामला चल रहा है, तो ये चेक किया जाता है। टू मेजर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, बेटा सॉल्वेंसी का मतलब होता है कि भाई कौन सी फर्म कितना सॉल्वेंट रहेगी, यानी अपनी डेट को चुका पाएगी, कंगाल नहीं, इनसॉल्वेंट नहीं होगी। ठीक है, शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में। टू मेजर द ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी कि भाई ऑपरेशंस कितने इफेक्टिवली चल रहे हैं, प्रॉफिट कमा पा रहे हो नहीं कमा पा रहे हो, ये सारी चीजें एनालाइज करती है। टू कंपेयर इंट्रा फर्म पोजीशन, यानी खुद का खुद से कंपैरिजन, इंटर फर्म पोजीशन यानी खुद का दूसरी कंपनी से, और पैटर्न पोजीशन यानी अपना पूरे इंडस्ट्री में कहाँ क्या हाल चल रहा है, किस रैंक पे है, वो सारी चीजें ये बेटा कंपैरिजन कर सकते हैं हम एनालिसिस के थ्रू। टू असेस द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, फ्यूचर में क्या चल रहा है बेटा उसको भी क्या कर सकते हैं बेटा, हम असेस कर सकते हैं एनालिसिस के थ्रू। फिर आता है बेटा टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो बेटा अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू, यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं अभी फिलहाल, एक्सटर्नल एनालिसिस और इंटरनल एनालिसिस। तो आपको बताया ना अभी इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर होते हैं। तो बेटा एक्सटर्नल यूजर जो बाहर के लोग होते हैं जिनके पास डिटेल्ड रिकॉर्ड नहीं होते हमारे अकाउंटिंग के, यानी हम जितना कंपनी जितना बताएगी उतना ही इनको पता चलेगा और उसी बेसिस पे क्या करेंगे बेटा, ये एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो इनके भाई ये किस भरोसे होते हैं, ये ऑडिटर की रिपोर्ट के भरोसे होते हैं, डायरेक्टर की रिपोर्ट के भरोसे होते हैं। ठीक है, और ये कंडक्ट करता है एक्सटर्नल एनालिसिस। इंटरनल एनालिसिस कौन करता है? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के पास सारे डाटा होता है, डिटेल्ड रिकॉर्ड्स होते हैं जिसके बेसिस पे अच्छा वाला ये क्या कर पाते हैं बेटा, पोजीशन परफॉर्मेंस को समझ पाते हैं एनालिसिस के थ्रू। ये होता है इंटरनल एनालिसिस। फिर आता है बेटा ऑब्जेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई शॉर्ट टर्म एनालिसिस और लॉन्ग टर्म एनालिसिस। शॉर्ट टर्म में बेटा शॉर्ट लिक्विडिटी चेक करते हैं, प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी चेक करते हैं साल भर की। ठीक है, सॉल्वेंट रहेंगे नहीं रहेंगे ये देखते हैं। लॉन्ग टर्म में बेटा लंबी लंबी बात है, भाई लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी 5-10 साल तक स्टेबल रहेगा नहीं रहेगा बिजनेस, इसको चेक करने की कोशिश करते हैं। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, लंबे समय तक अपने डेट्स को चुका पाएंगे नहीं चुका पाएंगे। फ्यूचर प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी, मतलब 1 साल की नहीं भाई आगे तक का कितना प्रॉफिट कमाने का दम रखते हैं हम, तो ये सारी चीजें चेक होती हैं। फिर आता है बेटा क्या, टाइम स्पेन के हिसाब से। टाइम स्पेन के हिसाब से बेटा हॉरिजॉन्टल एनालिसिस आता है। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस को हम डायनामिक एनालिसिस भी बोलते हैं, टाइम सीरीज एनालिसिस भी बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है बेटा हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में, यहाँ पे बेटा अलग अलग टाइम होते हैं और एक ही कंपनी होती है। ठीक है, अलग अलग टाइम में उसको कंपेयर कर रहे होते हैं। 2000 मान लो 24 है ये, तो 2020 में कैसी थी, 2015 में कैसी थी। ठीक है, कंपेयर करते हैं 2024 से 2015 को, 2020 को। तो एक कंपनी मल्टीपल टाइम सेवरल है ना अकाउंटिंग पीरियड्स, उसको चेक करते हैं। ठीक है, फिर बेटा वर्टिकल एनालिसिस क्या होता है? वर्टिकल एनालिसिस बेटा सिंपल होता है, यहाँ पे एक ही टाइम पीरियड होता है। मान लो 2024 की बात हो रही है, इसमें हमें ए लिमिटेड, मान लो हमें ए लिमिटेड, अब ए लिमिटेड बी लिमिटेड से कंपेयर होगी, सी लिमिटेड से कंपेयर करेंगे खुद का, यानी खुद का दूसरों से कंपेरिजन ये हो रहा है। यानी यहाँ पर टाइम पीरियड एक ही है, टाइम चेंज नहीं हो रहा, और जो चेंज नहीं होता वो स्टैटिक होता है, इसलिए इसको हम स्टैटिक एनालिसिस भी बोलते हैं। यहाँ पे बेटा एक टाइम पीरियड और मैनी कंपनी, सेवरल कंपनीज है। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे हो रही है और परफॉर्मेंस को चेक किया जा रहा है। आ रही है बात समझ में? अब बात करते हैं बेटा कौन से फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, बेटा इंट्रा फर्म और इंटर फर्म। इंट्रा बताया मैंने अभी बेटा खुद का खुद से, और इंटर मतलब खुद का दूसरों से कंपेरिजन। अब बेटा यहाँ पर अगर हम इंट्रा फर्म की बात कर रहे हैं तो इसको हम टाइम सीरीज भी बोलते हैं, ट्रेंड एनालिसिस भी बोलते हैं। सर टाइम सीरीज इसको नहीं बोल रहे थे आप? हाँ बेटा, ये दोनों एक ही है, यानी जो हॉरिजॉन्टल है वही इंट्रा फर्म कंपैरिजन है। और यहाँ पे यही होता है बेटा 2 और मोर अकाउंटिंग पीरियड होते हैं। देखा 2 और मोर अकाउंटिंग पीरियड होता है, हॉरिजॉन्टल में भी यही बताया था। ठीक है, और यहाँ पे एक ही कंपनी का होता है। ठीक है, एक ही कंपनी का खुद से कंपैरिजन होता है। फिर बेटा इंटर फर्म में क्या है बेटा? खुद का दूसरों से कंपैरिजन। सर यहाँ पे भी तो खुद का दूसरों से, हाँ बेटा, तो वर्टिकल ही क्या है बेटा? इंटर फर्म है। तो दिस एनालिसिस कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ 2 और मोर इंटरप्राइज। देखो 2 या 2 से ज्यादा इंटरप्राइज थी। फिर क्या बेटा? फॉर द सेम अकाउंटिंग पीरियड, इट इज सेम अकाउंटिंग पीरियड। लो बेटा 2024 एग्जाम्पल दिया था ना। ओके, इसको हम बेटा और क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस। क्रॉस
सेक्शनल एनालिसिस। बात समझ में आ रही है? तो बेटा ये सारी चीज़ें हमने सारे एनालिसिस के बारे में बात करी। अब बात करते हैं लिमिटेशन। लिमिटेशन बेटा उसकी भी और इसकी भी इंपॉर्टेंट है, आ जाएगी पेपर में, बार बार बता रहा हूँ, लिमिटेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा है, इंपॉर्टेंस के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस डज नॉट कंसीडर प्राइस लेवल चेंजेस। तो बेटा ये तो वहाँ पे भी पड़ा था, प्राइस लेवल चेंजेस एनालिसिस भी कंसीडर नहीं करता। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस मे बी मिसलीडिंग विदाउट द नॉलेज ऑफ चेंज इन द अकाउंटिंग प्रोसीजर। मैंने अभी आपको बताया था कि स्ट्रेट लाइन मेथड था, मैंने पिछले साल स्ट्रेट लाइन मेथड लगाया, इस बार मैंने उसको चेंज करके WDV रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड कर दिया। तो बेटा अब मैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यूज करूंगा तो मेरे जो प्रॉफिट्स हैं वो बढ़ते हुए दिखाई देंगे, तो लोगों को लगेगा अरे वाह यार तो बिजनेस अच्छा कर, बिजनेस अच्छा नहीं कर, बिजनेस वैसे ही घटिया तरीके से कर रहे हैं, बस मेथड चेंज कर दिए। तो बेटा मैंने क्या करा, मिसलीड कर दिया। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है, अगर हम नॉलेज ना दें लोगों को कि भाई हमने अकाउंटिंग प्रोसीजर चेंज करा है, तो लोग मिसलीड हो सकते हैं। ठीक है, ये इसकी लिमिटेशन है। फिर बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जस्ट स्टडी ऑफ इंटरम रिपोर्ट। बेटा इंटरम रिपोर्ट का मतलब क्या होता है कि जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो भाई, उससी वो बनी बनाई रिपोर्ट आ रही है, तुम उसी को तो एनालाइज कर रहे हो। तो अगर वही गलत बनी है, इंटरम छपी छपाई रिपोर्ट अगर वही गलत बनी है, तो बेटा तुम्हारा एनालिसिस भी गलत ही होगा। तो हम डिपेंडेंट है बेटा छपी छपाई इंटरम रिपोर्ट्स पर। मॉनेटरी इन्फॉर्मेशन अलोन इज कंसिडर्ड इन द फाइनेंशियल एनालिसिस। हम सिर्फ मॉनेटरी इन्फॉर्मेशन को ही कंसिडर करते हैं, नॉन मॉनेटरी को नहीं। और नॉन मॉनेटरी ही तो क्वालिटेटिव था, तो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को इग्नोर कर रहे थे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की लिमिटेशन में था। सेम वही चीज़, बस शब्द बदल दिए हैं। एंड लास्ट आता बेटा, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द गोइंग कंसेप्ट कि भाई बिजनेस चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, तो फ्यूचर की जो चीज़ें उनको आज ही रिकॉर्ड कर लेते थे प्रूडेंस कंसेप्ट के हिसाब से। तो बेटा उस चक्कर में बेटा हमारी जो करंट पोजीशन है उसको रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते थे। आ रही है बात समझ में? तो बस बेटा ये कंप्लीट थियरी हमने पढ़ ली, जो मेन थियरी है पूरे कोर्स की, पूरी अकाउंटिंग की, एक सांस में बेटा। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आई होगी कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है। आपके इसमें से MCQs फंसेंगे, कमेंट करके जो बताओ बेटा यहाँ तक किस किस बच्चे ने देखी है। एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो और मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे होंगे, तो फीडबैक जरूर देना भाई, प्यार बरसा देना। ठीक है, और अपना पेपर बहुत अच्छे से करके ना। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।